मैं सोचती है क्या ये वही लड़की नहीं है जिसे मैंने ब्यूटिक में देखा था और वो मुझे यंग लेडी बोल रही है, तो इसका मतलब क्या वो भूल गई? मुझे अपनी बात बदल के अधिक औपचारिक होना चाहिए। क्या बोलती है मैं तभी ड्यूक और डचेस के आने की अनाउंसमेंट होती है। उनके साथ एलन और दाना भी होते हैं। सभी लोग ड्यूक और डचेस को देख के नमस्कार करते हैं। और डचेस कैसी है? ये सर उठा के दाना को देखते हुए सोचती है वह बिना रोए मजबूत बनी हुई है। लेटिसिया रिया का ध्यान अपनी तरफ ना देख के बोलती है हमारी बातचीत अभी नहीं खत्म हुई है, लेकिन आप दूसरी तरफ देख रही हैं। क्या आपको नहीं लगता ये गलत है? उसकी बात सुनकर रिया हैरान होते हुए बोलती है लेकिन ड्यूक और डचेस अभी अंदर आए हैं। लेटिसिया बोलती है क्या मैंने आपसे पहले बात करने का अनुरोध नहीं किया था? आपको मेरे जवाब नहीं देना चाहिए था। इससे पहले रिया कुछ जवाब देती, दाना दौड़ते हुए रिया के गले लगकर बोलती दीदी। वह हंसते हुए बोलती मैंने आपको याद किया। रिया बोलती मिस बाकी लोग क्या आप इस तरह? दाना बोलती वहाँ से मैं पूरे समय दीदी को देख रही थी। खुद को नजरअंदाज होते देख लेटिसिया बोलती यंग लेडी दाना आप ऐसी तुच्छ लेडी की परवाह क्यों कर रही हैं? दाना बोलती है मेरी दीदी को क्यों परेशान कर रही हो मूर्ख? यह सुन के वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है परेशान कर रही हूँ मैम। सभी लोग उनकी तरफ देखते हुए बोलते ये क्या चल रहा है? ये सोचती है हंगामा बढ़ता जा रहा है और दाना से बोलती मिस मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है। दाना बोलती लेकिन उसने तुम्हें बुरी नजर से देखा। ये बोलती तुमने गलत देखा होगा, चलो वहाँ खेलने चलते हैं। ये और दाना वहाँ से चले जाते हैं। यह देख लेटिसिया गुस्से से अपने होंठ काटते हुए बोलती है बैठी मैं इसे जाने नहीं दूंगी। इन गार्डन का होता है, यहाँ पर सभी लोग होते हैं। दाना उदास होते हुए बोलती मैं बहन की रक्षा करना चाहती थी। मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है जो दीदी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, तो मैं उन्हें डांटने वाली थी क्योंकि दाना दीदी की नाइट है। सुन रिया मुस्कुराती है, दाना का हाथ पकड़ के ले जाते हुए बोलती है लेडी आपने मेरी पहले ही रक्षा की है। दाना बोलती है दाना? रिया बोलती हाँ तुमने मेरा पहले ही रास्ता रोका था, तुम्हें नहीं पता तुम कितने बहादुर और शांत थे। वैसे बोलती है क्या सच में दाना इतनी कूल थी? रिया बोलती हाँ इसलिए ज्यादा गुस्सा मत हुई है, इतनी मेहनत करने के बाद आपको भूख तो लगी होगी ना, तो मैं टेबल से स्नैक्स लाऊंगी इसलिए कृपया थोड़ी देर के लिए बैठे। दाना टेबल पे बैठे हुए बोलती ठीक है दीदी जल्दी वापस आना। रिया दाना को देखते हुए सोचती छोटा और प्यारा कोई अन्य योद्धा उसके समान हो सकता है? तुम मेरे पास आने के लिए भोजन छोड़ के आए हो इसलिए तुम्हें बहुत भूख लगी होगी, इसलिए मुझे कुछ स्वादिष्ट खाने की चीज लेनी चाहिए। ये सोच रही होती है तभी उसकी नजर चॉकलेट के ऊपर जाती है। टेबल पे खाने की अलग अलग चीजें होती हैं। रिया हैरान होते हुए बोलती है ये तो चॉकलेट का स्वर्ग है। इस तरह की सुंदर चीजों का आनंद लेना आउटडोर में महान पार्टी वास्तव में असाधारण है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि पहले क्या चुनूं। दो लड़कियां रिया को देखकर बोल रही होती है ये वही लड़की जिसे लेडी लेके आई थी। ये सुन रिया के हाथ बीच में रुक जाते हैं। वह तो सुंदर भी नहीं है, देखो उसने लेडी जैसे कपड़े पहने हैं। ओ माय वह लेडी अपनी जैसी किसी को क्यों लाएगी? रिया को सुनाई दे रहा होता कि वो लोग उसके बारे में क्या बोल रहे होते हैं। ये अपने आप से बोलती उन्हें अनदेखा करो। यह स्वाभाविक सी बात है, अचानक आया कोई व्यक्ति रईसों की चर्चा का विषय बन जाएगा। जो मेरे लिए सबसे जरूरी है वह है, तभी उसकी नजर किसी पे जाती है। वह कोई और नहीं एलन होता है। रिया उसे देखकर अपने मन में सोचती है मैं यहाँ क्यों हूँ? डचेस के साथ मिलकर लोगों का अभिवादन करने का समय हो गया है ना। अगर हम दोनों टकरा गए, अगर हम एक दूसरे से टकरा गए, कोई माफी नहीं बल्कि और अधिक परेशानी होगी। मुझे जल्दी ही दाना के पास जाना चाहिए। रिया सोच ही रही होती है तभी उसे कोई धक्का मार देता है जिसकी वजह से रिया नीचे गिर जाती है। वह हैरान होते हुए सोचती है मुझे ये ड्रेस मैडम ने दी थी। डचेस रिया को गिरता देख बोलती है यह सब हंगामा क्या है? रिया के पास बैठते बोलती क्या हुआ रिया, तुम्हें कहीं चोट लगी है? रिया सर झुकाए हुए बोलती है आपकी चिंता के लिए धन्यवाद डचेस, मैं ठीक हूँ। डचेस रिया से दोबारा पूछती है क्या तुम ठीक हो रिया? वह अपने हाथों की मुट्ठी बनाते हुए सोचती है मुझे किसी ने धक्का दिया, जरूर किसी रईस का बच्चा होगा। अगर मैं इस बारे में हंगामा करूँ तो ये बात बिगड़ जाएगी। ड्यूक के परिवार के लिए परेशानी खड़ा नहीं कर सकती, जो बस इसे जाना देना चाहिए। सभी लोग रिया के बारे में बोलने लगते हैं। जैसा सोचा था निम्न लोगों की पहचान उनके कपड़ों से होती है। सोचना कि वह किसी पार्टी में हंगामा खड़ा कर देगी। भी वहाँ पे एलन आकर लेटिसिया की तरफ इशारा करते हुए बोलता है तुम वह व्यक्ति हो जिसने रिया को धक्का दिया था। यह सुन लेटिसिया डर जाती है। बोलते मैंने स्पष्ट रूप से देखा है, यही वो लड़की है जिसने रिया को धक्का दिया था। लेटिसिया चिल्लाते हुए बोलती है आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैंने किसी मामूली नौकर को धक्का नहीं दूंगी, तुमसे मैंने कुछ नहीं किया है। एलन चिल्लाते बोलते क्या तुम नकारने की कोशिश कर रही हो? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, सभी ने देखा है, उसने रिया को धक्का दिया है। सभी लोग लेटिसिया को देखने लगते हैं। ड्यूक आते हुए बोलते कोई इसमें शामिल व्यक्ति से क्यों नहीं पूछ रहा? तीसरे पक्ष के बीच में बहस करने का कोई मतलब नहीं है। ड्यूक रिया के सामने खड़े होकर बोलते रिया तुम बताओ तुम्हें किसी ने धक्का दिया था या आप खुद गिरे थे? रिया बोलती मैं खुद नहीं गिरी थी, मुझे पक्का किसी ने धक्का दिया था। एलन चिल्लाते बोलते मैंने कहा था उस बच्चे ने जरूर उसे धक्का दिया होगा। लेटिसिया घबराते बोलते मैंने धक्का नहीं दिया, मैं उसके पास भी नहीं गई। ड्यूक रिया से बोलते क्या तुमने उस व्यक्ति का चेहरा देखा था जिसने तुम्हें धक्का दिया था? ये बोलती नहीं मैंने नहीं देखा था। यह सुन लेटिसिया हंसते हुए सोचती है उसने चेहरा नहीं देखा, कोई अन्य गवाह नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यंग मास्टर दखल अंदाजी करेंगे, लेकिन कोई रईस व्यक्ति एक मामूली से नौकरानी के लिए पक्ष नहीं लेगा। फिर मैं दैन्य व्यवहार करूँ और इसे जाने दूं। तभी उसे रिया की आवाज सुनाई देती है जो बोलती है हालांकि मेरे पास सबूत है। यह सुन के लेटिसिया हैरान हो जाती है। रिया बोलती है जब मैं गिरी थी तो मैंने उस व्यक्ति का कपड़ा पकड़
कर लिया था, मुझे धक्का दिया था। यह उस फटे हुए कपड़े का टुकड़ा है। लोग उस कपड़े का टुकड़ा देख के हैरान होते हुए बोलते हैं, यह तो लेडी लेटिसिया के कपड़े का फीता है। लेटिसिया की नजर अपने कपड़े पे जाती है जो फटा हुआ होता है, जिसे देख वह डर जाती है। एलन बोलता है, तुमने तो कहा था तुम उसके पास भी नहीं गई। मजाक उड़ाते हुए एलन बोलता है, तो फिर रिया ने तुम्हारा कपड़ा कैसे फाड़ दिया? लेटिसिया घबराते हुए बोलती, वो उसके फादर आते हुए बोलते, लेटिसिया ये क्या हो रहा है? आपने बैंक्वेट में हंगामा खड़ा कर दिया और ड्यूक को शर्मिंदा कर दिया। ड्यूक कठोर आवाज में बोलते हैं, क्योंकि आपकी बेटी ने बैंक्वेट में कावट खड़ा कर दी है, इसलिए आपको पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। यह सुन बैरन हैरान होते हुए बोलते हैं, माँ महिम ऐसा नहीं है। एलन हाथ आगे करते हुए बोलते हैं, रिया खड़ी हो जाओ। ये एलन का हाथ पकड़ के खड़ी हो जाती है। एलन सभी से बोलते हुए, दाना के लोगों में से एक है, ऐसी कोई नहीं है जिसे आप अपनी इच्छा अनुसार खिलवाड़ कर सकते हैं। पेरेंट्स उसे बुला रहे होते हैं। लेटिसिया भागते हुए बोलती है, माफ करना। एलन बोलता है, ड्रेस की भरपाई करना मत भूलना, ये दाना से मैचिंग ड्रेस थी और अब ये खराब हो गई। डचेस बोलती है, रिया क्या तुम ठीक हो? रिया रोते हुए बोलती, मुझे माफ करना मैडम, मैंने ड्रेस खराब कर दी, मैं वास्तव में माफी मांगती हूँ। रिया को इतना रोता देख डचेस बोलती है, ये ठीक है, आपके पास माफी मांगने के लिए कुछ नहीं है। रिया के आंसू पोंछते हुए बोलती, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और हम एक ड्रेस खरीद ही सकते हैं ना। रिया के गले लगकर बोलती है, दीदी क्या आप ठीक है? शिकायत करते हुए बोलती है, उन्होंने दीदी को धमकाया, एक नई ड्रेस खरीदे, यह सब घटिया है। डचेस हंसते हुए बोलती है, हाँ हाँ हम एक और खरीदेंगे। रिया दाना के सर पे हाथ रखकर बोलती है, मेरी चिंता करने के लिए धन्यवाद दाना। यह सोचती है, सही है, मैंने इस जीवन में किसी को भी ना पराजित करने का निर्णय लिया है, इसलिए अब से मैं चुप नहीं बैठूंगी और अन्याय को सहन नहीं करूंगी लोगों के लिए जो मेरी परवाह नहीं करते हैं। शाम हो जाती है। ये अपने बालों को पोंछते हुए बोलती है, ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं सांस ले सकती हूँ। मैं सोचते बैंक्वेट ऐसे ही खत्म हो गया, लेकिन कम से कम मैं एक अन्यायपूर्ण स्थिति से बच गई। भले ही ठोस सबूत हो, एलन और ड्यूक मेरे पक्ष में नहीं थे। वो भी एक साधारण नौकरानी की बातों पे विश्वास नहीं करता है। जैसा सोचा था कि पैसा होना ही सब कुछ नहीं है। एक बार जब मैं राजधानी पहुंच जाऊंगी तो मुझे ठीक से कमाई शुरू करनी होगी। सोचते हुए रिया दरवाजा खोलती है। वह अपने सामने एलन को देखती है। रिया बोलती है, यंग मास्टर आपको यहाँ क्या लाया है? एलन रिया को अपना पीछा करने के लिए बोलता है। या घबराते हुए सोचती है, अचानक बिना किसी कारण के मुझे पीछा करने के लिए कहा है। रोते हुए बोलती है, क्या हमने समझौता नहीं किया है? कोई मेरी मदद करो। टेबल पे अलग अलग तरह के स्नैक्स पड़े होते हैं। एलन बोलता है, खाओ। ये हैरान होते हुए बोलते हैं, ये क्या है? एलन रिया को देखते हुए बोलते है, खाओ ये सभी। रिया केक का प्लेट लेके मन में सोचती है, मुझे नहीं मालूम है कि उसका क्या इरादा है, लेकिन मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, मैं भूख के कारण मर रही हूँ। रिया बोलती है, खाने के लिए धन्यवाद। यह बोलकर वो केक खाती है। रोते हुए बोलती है, ये कितना स्वादिष्ट है। एलन बोलता है, माफ करना। ये सुन रिया घबरा जाती है। एलन की तरफ देखते हुए बोलती है, क्या कहा तुमने? एलन बोलता है, पहले गुस्सा होने के लिए मुझे माफ करना। मैंने माँ से सब कुछ सुना, कुछ भी हो उसके बारे में। ने कैसे दाना को बचाया, आपने उन बच्चों के लिए क्या किया। मुझे यकीन था कि आपका दाना के साथ अच्छा व्यवहार करने के पीछे कोई मकसद छुपा हुआ था, लेकिन ऐसी भयानक परिस्थिति में आपके पास योजना बनाने और करने की सुविधा कैसे हो सकती थी? मैं तुम्हारे साथ बुरा था और भयानक बातें कही, यह सब मेरी गलती है। मुझे तुम्हें देखकर दाना को खोने की याद आती थी। मैंने उन बातों का गुस्सा तुम्हारे ऊपर निकाला, उनमें तुम्हारी गलती नहीं थी। मुझे सच में माफ करना। रिया उससे बोलती है, इससे भी अधिक मैं आपके पहले के लिए आभारी हूँ, आपने पहले कदम रखा। चिल्लाते बोलते, ये तो स्वाभाविक था, उस आदमी ने कुछ तो बुरा किया और आपके साथ अन्याय हुआ, ऐसे अन्याय को कभी नजरअंदाज नहीं कर सकता। ये एलन के सामने खड़ी हो जाती है। वह हंसते बोलती है, जैसा सोचा था, आप बहुत अच्छे हैं यंग मास्टर, तो कृपया ऐसा चेहरा मत बनाइए, इस इतने सुंदर व्यक्ति का भव्य रहना बेकार है। ये सुन एलन का चेहरा लाल हो जाता है। या उंगली दिखाते हुए बोलता है, आप बिना शर्मिंदा हुए कैसे बोल सकती है? या मासूमियत से पूछती है, क्या मुझे शर्मिंदा होना चाहिए था? ये सच है? एलन बोलता है, हाँ हाँ मैं सुंदर हूँ। रिया हंसते बोलती है, हाँ आप सुंदर हैं। एलन बोलता है, तुम बदसूरत हो। रिया हैरान होकर बोलती है, मैंने तो बस तारीफ की थी। हालांकि आज का दिन शुरू से ही अंत तक व्यस्त रहा, वास्तव में दिन को समाप्त करने का एक आश्चर्यजनक अच्छा तरीका लगता है, क्योंकि नोकझोंक ऐसे ही चलती रहती है। रिया बोलती है, सभी मुश्किल मामले सुलझने के बाद एक नया साल शुरू हुआ। आसमान में पटाखे फूट रहे होते हैं नए साल की खुशी में। मैं 9 साल की होगी, जैक और एलन 11 साल के हो गए। हम अपने रोजमर्रा के जीवन में लौट आए। इसी बीच राजधानी जाने की तैयारी बिना किसी दिक्कत के शुरू हो गई और मैंने दाना के साथ नए साल का स्वागत करते हुए शांति से दिन बिताए। ड्यूक के स्टडी रूम में एक लड़की रिया को देखते हुए बोलती है, यह बच्चा जिसने सपेलियस की खोज की थी। रिया घबराते हुए सोचती है, लेकिन फिर कैसी स्थिति है? लड़की बोलती है, देर से परिचय के लिए माफ करना, मैं बैरन बार्डर हूँ, ड्यूक ऑफ फेलाइट की उपस्थित चिकित्सक। यह सोचती है, बैरन बार्ड एक औरत जिसने अपने असाधारण कौशल के साथ अपने भाई बहन को पीछे छोड़ दिया और राज्य के सबसे प्रसिद्ध चिकित्सक परिवार हाउस बोल्ट के मुखिया बन गई। जब ड्यूक ने मुझे बिना कुछ बताए बुलाया तो सोच में पड़ गई, आखिर क्या बात है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी मैं अचानक चिकित्सक से मिलूंगी। ड्यूक जो ध्यान से दोनों को देख रहे होते हैं, उन्हें समझ नहीं आता है कि क्या हो रहा है। लड़की कुछ पत्ती दिखाते हुए बोलती है, आपको कैसे पता ये सपेलिया है? ये बोलते एक साधारण खरपतवार की तरह दिखता है, लेकिन तने और पत्तियों में अंतर है।
यहाँ आपको बारीकी बाल दिख रहे हैं और पत्तियों में नसें होती हैं जो मकड़ी के जाल की तरह फैली होती हैं। लड़की बोलती है ये खरपतवार से सबसे बड़ा अंतर है। सभी रिया की समझदारी देख के खुश होते हैं। वे तीनों साइड में जाके बात करते हैं। एक लड़का बोलता है मैंने कभी नहीं सोचा था मैं अपने जीवन काल में प्लेजिया देखूंगा, तो ये उचित होगा कि हम जादूगर के सहयोग से साधारण खोज करें। यह उन तीनों को बातें करता देख सोचती है मैं परेशान थी क्योंकि एक दुर्लभ जड़ी बूटी, लेकिन मुझे खुशी है कि वह स्पेशलिया के मूल को समझते हैं। नीले बाल वाले लड़का रिया से बोलता है बच्ची क्या तुमने दूसरी जड़ी बूटी देखी है? रिया बोलती हूँ अन्य जड़ी बूटियाँ? हाँ, अगर आपको कुछ पता है तो हमें बताएं। चिकित्सा या औषधि विज्ञान सीखना बुरा नहीं है। रिया डरते हुए सोचते ये जाना पहचाना एहसास। रिया के सामने आके उन तीनों को रोक देते हैं और गुस्से में तीनों को देखते हुए बोलते तय हो गया है, इसलिए वापस आए और अपना शो शुरू करें। तीनों डरते हुए एक साथ बोलते हाँ ड्यूक। ये तीनों के जाने के बाद राहत की सांस लेती और अपने मन में सोचती है आखिरकार शांति है। ड्यूक बोलते जैसा मैंने सोचा था। ये ड्यूक की तरफ देखती है आप सच में सौभाग्य लाने वाले व्यक्ति होगे। ये सुनकर ये हैरान हो जाती है मेरी पत्नी ने ऐसा कहा था, हमारे घर में सौभाग्य लाने वाला व्यक्ति आया है। ये अपने मन में सोचती है अगर मैं इतनी भाग्यशाली व्यक्ति होती तो मुझे इतनी कठिनाइयों से नहीं गुजरना पड़ता। ड्यूक बोलते इसके अलावा जैसा कि पहले आपने सुना होगा आपके द्वारा खोजी गई जड़ी बूटियाँ काफी प्रभावशाली प्रतीत होती है। अगर खेती सफल रही तो न केवल जड़ी बूटी बल्कि एक उपाय भी विकसित किया जाएगा और इसे हाउस एलाइट के नाम से पूरे साम्राज्य में बेचा जाएगा। यह सुनकर रिया हंसते हुए बोलती है मैं देखती हूँ ड्यूक परिवार का नाम और भी ऊंचा उठेगा, बहुत से लोग प्रशंसा करेंगे। ड्यूक बोलते मैं तुम्हें इनाम देने की योजना बना रहा हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? यह सुनकर रिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। ड्यूक बोलते क्योंकि ये एक दुर्लभ जड़ी बूटी है इसलिए सही होगा आपको इसका हिस्सा मिले। ड्यूक हंसते हुए बोलते हैं आपने नहीं सोचा था कि आपको इसका हिस्सा मिलेगा ना, और हमें नहीं पता कि खेती में कितना समय लगेगा। एक बार जब ये लाभ उत्पन्न कर देगा तो स्वाभाविक रूप से आपको इसका एक हिस्सा मिलेगा। पिछली बार जो मैंने कहा था वह आज भी कायम है, इसलिए अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो बोल दीजिए। या जोश से बोलती है हाँ मेरे पास भी है, मुझे कुछ चाहिए। दिन अगले दिन का होता है। रिया गाना गुनगुनाते हुए अपनी नौकरानी के कपड़े पहन के देख रही होती है। आईने में खुद को देखते हुए सोचती है आखिरकार मुझे आधिकारिक नौकरानी के कपड़े मिल गए। उसे ड्यूक से की हुई बात याद आती है। उसने ड्यूक से नौकरानी की वर्दी मांगी होती है। उसका चेहरा देख के ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें इस चीज की उम्मीद नहीं थी। रिया उनसे ये मांगने वाली है। मैं थोड़ी शर्मिंदा हूँ लेकिन मुझे खुशी है कि मैंने पूछा मुझे ये पसंद है। उन्होंने मुझे बहुत सारे सामान भी दे दिए हैं। अगर ये गंदी हो भी जाए तो मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। बेड पे रखे कपड़ों के बैग को बंद कर देती है और उसे उठाते हुए बोलती है ठीक है ये अब शुरू करते हैं। आखिरकार वो दिन आ गया। आज के दिन हम राजधानी जाएंगे। सभी लोग राजधानी में जाने के लिए सामान रख रहे थे। जैक और एलन दोनों मेन गेट पे खड़े होते हैं। जैक से बोलता है सच में वह पहले से ज्यादा शांत और अच्छा व्यवहार करती है। जैक बोलता है मैं अभी भी उसे ज्यादा अच्छी तरीके से नहीं जानता, मैंने उससे कुछ ही बार बात की है। एलन अपने आप से बोलता है कुछ ही मुलाकातों के बाद दोनों अचानक करीब आ गए। एलन जैक से बोलता है अच्छा ऐसा है, और मन में सोचता है वर्षों तक दोनों एक ही अनाथालय में रहे थे लेकिन करीब नहीं थे, दोस्त तो दूर की बात। फिर उसने पिता से जैक को नाइट ऑर्डर में रखने के लिए खास रूप से क्यों कहा? यह सोचते हुए जैक को बड़े ही ध्यान से देखने लगता है। वह बोलता है आखिर क्या है ये चेहरा? ये एलन के पीछे खड़े होकर बोलती है उसका चेहरा। ये सुनते ही एलन डर से जैक के पास चला जाता है। रिया से बोलता है अरे तुमने तो मुझे डरा ही दिया। जैक भी रिया को देखने लगता है। रिया बोलती मुझे माफ करे, मुझे आपको इतना हैरान करने का कोई इरादा नहीं था। ड्यूक आते हुए बोलते ये सब क्या हंगामा है? दोनों ही ड्यूक को देखते हैं। ड्यूक डचेस और दाना के साथ आते हुए बोलते हैं क्या आप सभी राजधानी जाने के लिए तैयार हैं? दूसरी तरफ हमारी प्यारी दाना एलन को रिया के इतने करीब देख के गुस्से से ज्वालामुखी बन जाती है। चिल्लाते हुए बोलती दीदी पे चिल्लाओ मत। ड्यूक गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए बोलते हैं हम अभी निकल रहे हैं इसलिए सभी गाड़ी में बैठ जाइए। ये ड्यूक के पीछे जाते हुए बोलती है हाँ। दूसरी तरफ दाना एलन के हाथ पे काट रही होती है। एलन रोते हुए दाना को रुकने के लिए बोलता है। ये भागते हुए दूसरी तरफ जा रही होती है। बोलते तुम कहाँ जा रही हो? ये बोलते मैं नौकरों की गाड़ी में सवार होने जा रही थी। ड्यूक बोलते तुम हमारे साथ चलोगी? परेशान होते हुए बोलती है लेकिन वह सोचती उचित लागत के कारण केवल ड्यूक परिवार ने टेलीपोर्टेशन प्रयोग करने का निर्णय लिया। नौकरों की गाड़ी से राजधानी में पहुंचने में 15 दिन लगते हैं। अगर मैं आपके साथ शामिल हो जाऊं तो लागत का बोझ सोचते हुए रिया कपड़े के बैग को कसकर पकड़ लेती है। अगर आप वहाँ नहीं होते तो दाना रोती है, आप जानते हैं। जैसे बोलते हुए कई दिनों तक रोती रही। सही कहा ना दाना? दाना बोलती हाँ मैं रोई। ये सुन के रिया परेशान होते हुए बोलती है कि बाहर जाने के लिए मुझे माफ करें। जैसे हंसते हुए बोलती अरे बाप रे, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, जल्दी करो और अंदर आओ। तो फिर हम चलते हैं। सभी लोग राजधानी जाने के लिए निकल पड़ते हैं। गाड़ी के बाहर देखते हुए खुद से बोलती है जब हम राजधानी पहुंच जाएंगे तो ड्यूक ने कहा है कि वह मेरे नाम पर एक तिजोरी और एक निवेश बंधक नियुक्त करेंगे और कुछ समय बाद मुझे पहले इसका पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। यह वह नहीं है जो मैंने मूल रूप से योजना बनाई थी, लेकिन इसका मतलब यह है कि अब मेरा एलआई डची के साथ एक मजबूत संबंध। फिर भी मैं उस घर तक सीमित नहीं हूँ, इसलिए यह ठीक होना चाहिए। फिर उसका ध्यान एलन पे जाता है जो बोल रहा होता है अरे बदसूरत, किसी व्यक्ति का चेहरा सब कुछ नहीं होता।
दूसरी तरफ देखते हुए बोलता है क्योंकि आपको नहीं पता है इसलिए मैं आपको खुद सूचित कर दूं। इसकी बात सुन के रिया के होश उड़ जाते हैं। मन में सोचते हैं क्या ये राजधानी की यात्रा एक अजीब शुरुआत है। कुछ समय बाद सभी राजधानी ड्यूक के निवास में पहुंच जाते हैं। बारिश की वजह से सभी लोग भीग गए होते हैं। जस हंसते बोलते हैं कि आप सब लोग ठीक हैं? हिटलर हंसते बोलते हैं हाँ हम सब ठीक हैं। जस बोलती है काफी समय हो गया एल्बर्ट, कुछ भी नहीं हुआ ना? एल्बर्ट बोलता है वैसे ड्यूक कहाँ है? जस बोलते वह पहले महल गए हैं, कोई जरूरी काम था। रिया की नजर हेडमेट पे जाती है तो काफी देर से उसे घूर रही होती है। ये सोचती है क्या ये मुझे उस औरत से दुश्मनी महसूस हो रही है, क्या ये सिर्फ मेरी कल्पना है? तभी हेडमेट दाना के पास आते हुए बोलती है तो ये लेडी दाना है, बिल्कुल मास्टर की तरह दिखती है। मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हाय लेडी, मैं हेडमेट हेला। मैं अपना पूरा नाम बताती इससे पहले ही दाना से रोने लगती है रिया के गले लगकर। उसे इस तरह रोता देख सब हैरान हो जाते हैं। हेलन रिया को चुप कराने लगता है। डचेस बोलती है दाना बिना वजह रोने वाली नहीं है, हेलन पहले दाना को ऊपर ले जाओ। हिटलर बोलता है मैं आपको आपके कमरे में ले जाऊंगा। रिया बोलती है मैं भी आऊंगी। तभी उसे डचेस कंधे से पकड़ के अपने पास खींच लेती है और हंसते हुए बोलती है हेलन काफी समय हो गया है, मैं उसके बारे में बताना भूल गई ना, यह बच्ची रिया है। वह सर झुकाते बोलते हेलो मेरा नाम रिया है, मैं लेडी दाना को सर्व करती हूँ। रिया को देखकर पीछे खड़ी एक नौकरानी बोलती है वह लड़की कौन है जो मैडम के साथ आने के लिए टेलीपोर्टेशन का उपयोग कर रही है? सुन के रिया परेशान हो जाती है। वह लड़की आगे बोलती है इसने तो नौकरानी जैसे कपड़े पहने हैं, क्या आपने उसे यंग लेडी को गले लगाते हुए नहीं देखा था? रिया मन में सोचती है दोबारा वह दिन जब मैंने पहली बार मास्टर का अनुसरण करते हुए गिल्ड में प्रवेश किया, टेरेटियम के सदस्य अचानक मुझसे सावधान हो गए। जिस लड़की को मास्टर अपने साथ लाए थे और उसके बाद क्या हुआ कुछ भी अजीब नहीं बल्कि परेशान करने वाला था। इस बार भी ऐसे ही होगा। मैं और ध्यान आकर्षित नहीं कर सकती। घर में रहते हुए मुझे दाना के साथ रहने के लिए अधिक चतुराई दिखानी होगी। डचेस हेलन से बोलती हैं मैंने राजधानी आने से पहले एक संदेश भेजा था। मैंने कहा था कि दाना उसे पसंद करती है, इसलिए मुझे उम्मीद था कि बगल में कमरा तैयार होगा। हेलन बोलती है मैडम ये नियमों के विरुद्ध है। यह सुन के डचेस हैरान हो जाते हुए कुछ बोलती इससे पहले हेलन बोलती है एक नौकरानी मुख्य भवन में कैसे रह सकती है? यंग लेडी के बगल वाले कमरे में तो बिल्कुल नहीं। हमने नौकरानियों के क्वार्टर में एक कमरा तैयार कर लिया है, उसे वहीं रहना चाहिए। डचेस बोलती है लेकिन दाना उसे ढूंढती रहेगी। हेलन बोलती है फिलहाल एक कुर्सी रख दे ताकि वह रात भर सेवा कर सके। ये सुनकर डचेस को गुस्सा आ जाता है। वह बोलती है एक पल रुको हेलन, तुम क्या सुझाव दे रही हो? ये बोलती है मैडम ठीक है। डचेस रिया की तरफ देखती है। रिया आगे बोलती है पहले से ही बहुत आभारी हूँ कि मुझे अतिथि का कमरा दिया गया। ये बोलते हुए रिया मुस्कुरा रही होती है लेकिन मन में सोचती है हेडमेट की शत्रुता अच्छी नहीं है, इसलिए मैं इसे पढ़ने नहीं दे सकती। डचेस बोलती है रिया चलो इस बार जैसा हेडमेट कहती है वैसे ही करते हैं, कृपया उसे कमरा दिखाइए। सुन के हेलन मुस्कुराती है और बोलती है हाँ मैडम। सीन कुछ दिनों बाद ड्यूक महल का होता है। रिया खिड़की साफ करते हुए बोलती है मैं राजधानी आए हुए 1 हफ्ते हो चुके हैं। ड्यूक उप कमांडर के रूप में महल में आने जाने में व्यस्त थे, इसलिए मैं उन्हें मुश्किल से देख पाई। डचेस सामाजिक समारोह में व्यस्त रहती थी, साथ उन्हें लगातार कुलीन महिला द्वारा आमंत्रित किया जाता था। हैरानी की बात है जिस बात को लेकर मैं परेशान थी इसके विपरीत हेडमेट डचेस को भौतिक और भावनात्मक दोनों तरीकों से सहायता करती रहती है। बेशक वह नियम और शिष्टाचार के बारे में चिड़ी रहती है। भोजन को साझा करना उच्च शिष्टाचार के अनुरूप नहीं है। हम देखते हैं हेडमेट जो रिया को नियमों और शिष्टाचार के बारे में समझा रही होती है। ये आगे बताती है मेरी चिंता के विपरीत मुझे वास्तव में जिस बात की चिंता करनी है वह है। वहाँ पे एक नौकरानी आते बोलती है अरे आप क्या रिया है? ये पलट के उनकी तरफ देखती है। वहाँ पे 3 नौकरानियां खड़ी होती है, उसमें से बीच वाली बोलती है मैंने सुना है कि यंग लेडी आपसे सचमुच बहुत प्यार करती है। तुमने उनके साथ खाना खाया है और यहाँ तक कि तुमने उनके साथ एक ही कमरा साझा करने की कोशिश भी की। दूसरी लड़की बोलती है हे भगवान, चाहे वह आपको कितना भी पसंद करे आपको अपनी जगह पता होनी चाहिए। काले बाल वाली लड़की बोलती है मैंने सुना है कि आप अनाथ हैं, इसलिए डची में काम करना सम्मान की बात समझिए। दोनों लड़कियां बोलती है एक साथ हाँ। क्या आपको लगता है कि बिना सिफारिश पत्र के यहाँ नौकरी पाना आसान है? रिया उनकी बातें सुनकर परेशान हो जाती है। वह मन में सोचती है मात्र 9 साल के बच्चे पर हमला, क्या उन्हें शर्म नहीं आती? ये शांति से जवाब देती है हाँ ये सही है, मैं डची में काम करने के लिए सक्षम होने के लिए बहुत सम्मानित महसूस करती हूँ। रिया का ऐसा जवाब सुनकर वे तीनों हैरान होते हुए बोलती क्या? रिया हंसते हुए बोलती है तो मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगी। भूरे बाल वाली लड़की बोलती खैर कम से कम आप समझ तो गए कि आपको क्या बताया गया है। रिया मन में ही उन्हें चिढ़ाते हुए बोलती है उनके जैसे छोटे बच्चों के उकसाने पर प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है। लड़की बोलती है वैसे क्या आप खिड़की साफ करने के बाद खेल रहे हैं? छात्रावास में कपड़े धोने का ढेर है, उसी से शुरुआत करें। ये वहाँ से जाते बोलती हाँ मैं समझ गई। कॉरिडोर में भागते हुए बोलती ये तो मैंने जितना सोचा था उससे भी जल्दी खत्म हो गया, इतनी राहत की बात है। वैसे भी इस स्तर की बदमाशी की आदी हो चुकी हूँ। सीन जैक की तरफ होता है। सभी नौकरानियां जैक को देख के शर्मा रही होती है। लड़की बोलती सर नाइट आप यहाँ क्यों आए हैं? जैक कुछ नहीं बोलते हुए याद करते कि कुछ मिनट पहले
वह एक लड़की से बोलता है क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ आपसे? लड़की बोलती है हाँ बिल्कुल पूछिए। आप रिया नाम की लड़की को जानते हैं, वे कहाँ है? लड़की बोलती है रिया तुम मुझसे क्यों ढूंढ रहे हो? जैक बोलता है क्या मुझे इसका जवाब देना होगा? लड़की बोलती जरूरी नहीं है। लड़की बोलती है अगर ये वही लड़की है तो उसे अब तक कपड़े धोने की जगह पे होना चाहिए था। जैक मन में सोचता है धुलाई की जगह? क्या ये वह समय नहीं है जब उसे यंग लेडी के साथ होना चाहिए? अब राजधानी में आकर ऐसे काम क्यों कर रही है? यह सोचते हुए जैक रिया के पास आ जाता है। रिया जो उस वक्त कपड़े धो रही होती है, वह रिया को देख रहा होता है। अपने सर पे हाथ रख के बोलती है ये मैंने जितना सोचा था उससे कई अधिक है, लेकिन अब लगभग खत्म हो चुका है। जैक उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है। दोनों ही एक दूसरे को देख रहे होते हैं। रिया बोलती है जैक तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जैक चिढ़ते हुए बोलता है तुम क्या कर रही हो यहाँ? वह उदास होते हुए बोलता है क्या आपको बस मुझसे इतना ही कहना है? उसने अभी भी रिया का हाथ पकड़े होता है। रिया बोलती है आपका क्या मतलब है? क्या अफसर है? क्या आप इतना ही कह सकते हैं? सभी नौकरानियां उन दोनों को देख रही होती है। जैक बोलते है मुझे राजधानी आए हुए कई दिन हो गए हैं। क्या आपने नहीं सुना कि मैं यहाँ था? यंग मास्टर एलन ने बताया कि उन्होंने आपको हाल ही में नहीं देखा है। ये झिझकते हुए बोलते यंग मास्टर इन दोनों व्यस्त है इसलिए उनसे मिलना मुश्किल हो गया है। फिर रिया को उन लोगों की बातें सुनाई देती है जो बोल रही होती हैं उसके और नाइट के बीच क्या चल रहा है। डचेस और यहाँ तक की यंग लेडी क्या ये बहुत ज्यादा घमंडी नहीं है? रिया उन लोगों को बातें करते देख सोचती है यह तो बुरा है, सब लोग पहले से ही ध्यान दे रहे हैं। युवा नौकरानियों के लिए इससे बेहतर कोई गपशप नहीं है। ये हिचकिचाते बोलती खैर जैक तुम्हें देखकर अच्छा लग रहा है पर मैं अभी थोड़ी व्यस्त हूँ। जैक बोलता है क्या तुम सब ये अकेली कर रही हो? क्या आप यंग लेडी की देखभाल करने के लिए राजधानी नहीं आए थे? ये बोलती मैं बस अपने खाली समय में कर रही हूँ, मैं हमेशा यंग लेडी के साथ नहीं रहती। भागते हुए एक लड़की आते हुए बोलती रिया यंग लेडी के साथ चाय पीने का समय तय नहीं था, तुम्हें जाना चाहिए। ये परेशान होते बोलती लेकिन कपड़े धोना अभी बाकी है। जैक बोलता है क्या मैं तुम्हारी मदद करूँ? ऐसा लगता है कि तुम बहुत जल्दी में हो। ये बोलती नहीं जैक कोई बात नहीं, जाओ जो करना है करो। तभी वहाँ पे एक लड़की आके बोलती है रिया हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, यंग लेडी शायद इंतजार कर रही होंगी, चलो। ये खड़े होते हुए बोलती है ओह ठीक है शुक्रिया। ये हवा की तेजी में वहाँ से जाते बोलती फिर मिलेंगे। जैक चिल्लाते बोलते अरे रिया रुक जाओ। जैक वहाँ से जाने वाला होता है तभी वो लड़की जैक का कपड़े पकड़ के बोलती है सर नाइट, अगर आप व्यस्त ना हो तो क्या आप मेरी कपड़े धोने में मदद कर सकते हैं? यह सब अकेले उठाने के लिए बहुत भारी है। जैक की नजर सामानों और कपड़ों पर जाता है जो बहुत सारे होते हैं। वह याद करता है रिया सब अकेले कर रही होती है। वह बोलता है कि आपने नहीं कहा था कि ये सब खुद कर सकती है, भले ही वह छोटी है। ये सुन के तो उस लड़की को होश उड़ जाते हैं। वह बोलती है हाँ। जैक वहाँ से जाते हुए बोलता है मुझे यकीन है कि आप इसे अच्छी तरह से संभाल सकती हैं। वह लड़की बोलती है रुकिए सर नाइट। रिया कॉरिडोर में भागते हुए सोचती है जैक तो पहले से ही पॉपुलर है लड़कियों के बीच, 12 साल की उम्र में उन्हें इतना ध्यान मिल रहा है, यह नौकरानियों तक सीमित नहीं है। लेकिन यंग लेडी और कुलीन महिलाएं भी उनकी प्रशंसा करती हैं, कोई हैरानी की बात नहीं है। और अभी तक जब तक उन्होंने दाना को नाइट की शपथ नहीं दिलाई तब तक एक भी घोटाला नहीं हुआ था। हाँ बिल्कुल, अगर आपके पास आंखें हैं तो जब हमारी प्यारी दाना आपके सामने हो तो आप किसी भी औरत को नहीं देखेंगे। इसका एक रोमांटिक पल भी है। एलन सीरियस होकर बोलता है कौन? रिया आवाज सुन के घबरा जाती है। वो बोलती है यंग मास्टर। एलन बोलता है तो कौन है रोमांटिक? ये बोलती है कुछ भी नहीं, आज आपकी ट्रेनिंग जल्दी खत्म हो गई। एलन बोलता है बिल्कुल, मैंने जल्दी काम खत्म कर लिया ताकि मैं दाना के साथ खाना खा सकूं। ऐसा नहीं कि मैंने तुम्हें देखने के लिए ऐसा किया था, मेरा मतलब है दाना पढ़ाई में व्यस्त है, मैं बहुत ही मुश्किल से उसे देख पाता हूँ, हम केवल भोजन के समय एक दूसरे से मिलते हैं, इसलिए मैं समय निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। रिया बोलती है अच्छा ऐसा है। जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो हैरानी होती है कि दाना की पढ़ाई कैसे चल रही होगी। मैंने सोचा था दाना जैसे छोटे बच्चे के लिए घर में ट्यूटर देना बहुत ही ज्यादा हो सकता है, लेकिन जब मुख्य नौकरानी ने बताया कि वह उच्च श्रेणी कुलीनों की बेटियों की तुलना में बहुत ही पीछे है, डचेस के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मुझे लगता है कि मुख्य नौकरानी वास्तव में राजधानी के राजनीतिक माहौल को बेहतर से जानती है। फिर भी ऐसा लगता है कि यंग लेडी क्लास में बहुत ही अच्छी तरह से सहयोग कर रही है, कोई भी शिकायत नहीं सुनी है। एलन काफी देर से रिया को देख रहा होता है। वह बोलता है चलो इस बारे में बाद में बात करते हैं, तुम यहाँ पे चाय के लिए आई हो ना, जल्दी से अंदर आओ, वह इंतजार कर रही होगी। रिया बोलती है ठीक है मैं अंदर जा रही हूँ, फिर ट्रेनिंग के लिए शुभकामनाएं। एलन रिया को बाय करके वहाँ से चला जाता है। मन में सोचती है ऐसा लग रहा है वह किसी भी तरह से सवाल से बच रही है। दाना रिया को देखकर जल्दी से गले लगाकर बोलती है दीदी। रिया बोलती है यंग लेडी क्या आप ठीक है? दाना बोलती है हाँ, मैंने अक्सर सीखा और चित्र बनाए और लोगों को अभिवादन कैसे करते हैं ये भी सीखा। रिया बोलती है आपने बहुत कुछ सीखा, ये तो बहुत ही अच्छा है। वह मन में सोचती है भगवान का शुक्र है वह अपनी क्लास अभी भी जारी रखी हुई है। डचेस वहाँ पे आते हुए बोलती है काफी समय हो गया रिया। रिया बोलती है मैडम आप यहाँ क्यों आई हैं? डचेस हंसते हुए बोलती है मैंने सुना कि आप दोनों चाय पी रही हैं, इसलिए मैंने कुछ समय निकाल के यहाँ पे रुक गई ताकि मैं सही समय पे आई हूँ। हेलन टेबल पर दस्तावेज रखते हुए बोलती है मैडम ये बजट दस्तावेज है जिन पर आज तक की स्वीकृति की जरूरत है। इसके अलावा मैंने अगले हफ्ते की पार्टी के लिए निमंत्रण भी तैयार कर लिए, कृपया जब भी आपको मौका मिले उसे देख लें। डचेस बोलती है मैं समझ गई, आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद हेलन। रिया डचेस की हालत देखकर सोचती है मैडम बहुत ही मुश्किल समय से गुजर रही है। डचेस बोलती है अरे यार मैं दखल अंदाजी कर रही हूँ ना, चलो और मजा लो, मैंने चाय पहले ही तैयार कर ली है।
रिया डचेस को धन्यवाद बोलती है। कप को देखकर मन में सोचती है काली चाय, दाना को शायद स्वाद पसंद ना आए। खैर चाय तो काली नहीं दिख रही। वह हंसते हुए बोलती है माँ दाना को थोड़ा कोको दे दो। हेलन बोलती है यंग लेडी क्या आप कल सैलून में भी बच्चों की तरह कोको पीने वाली हैं? ये कहते समय हेलन बहुत ही डरावनी दिख रही होती है। डचेस गुस्से में बोलती है 1 मिनट रुको हेलन, हमारा क्या मतलब है एक सैलून? पहले इस बारे में तुमने मुझसे क्यों नहीं पूछा? हेलन बोलती है मैंने पहले ही आपसे कहा था कि लेडी को सामाजिक गतिविधि में भाग लेना शुरू कर देना चाहिए। डचेस बोलती है तो फिर भी आपको ध्यान देना चाहिए कि ये बहुत ही जल्दी हो रहा है। दाना को अन्य बच्चों से मिलने का ज्यादा अनुभव नहीं है, यहाँ तक कि जब वे स्टेट में रहती थी तब भी नहीं। हेलन परेशान होते हुए बोलती है मैडम शायद आप पूरी तरह से समझ नहीं पा रही होंगी क्योंकि आप राजधानी में नहीं पली बड़ी हैं, लेकिन यंग लेडी जैसी कुलीन महिला के लिए छोटी उम्र से ही अपने जैसे कुलीन बच्चों के साथ दोस्ती बनाना बहुत ही जरूरी है। यह सुनकर डचेस को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। हेलन दोबारा बोलती है इसके अलावा डाना को साम्राज्य की सभी डचियों के अलावा 2 बेटियों में से एक है। फेरियांतो के घराने के अलावा कि युवक का प्रभाव है, स्वाभाविक रूप से लेडी को उच्च समाज का फूल बनना चाहिए, वरना वह अन्य कॉलोनियों के बीच हंसी का विषय बन जाएंगी। ये सुनकर डचेस कुछ नहीं बोल पाती हैं। दाना बोलती है मैं अपनी दीदी के साथ जाऊंगी। हेलन रिया को घूरते हुए बोलती है यंग लेडी आप उस बच्चे के साथ सैलून नहीं जा सकती, इसके बजाय ये बच्चा आपके साथ जाएगा। वह लड़की हंसते हुए बोलती है हेलो यंग लेडी, मेरा नाम सोफी है। कल सैलून में आने वाली सभी परिवार की लेडियों का नाम जानती हूँ, इसलिए आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। मैं अंत तक आपकी सेवा करूंगी। डचेस गुस्से में बोलती है हेलन आज तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ रही हो, हमारी हिम्मत कैसे हुई दाना की देखभाल करना है। बोलती है जैसा कि मैंने कहा राजधानी का सामाजिक नजरिया, ये मन में सोचती आखिर हो क्या रहा है, दाना को मेरे बिना सैलून जाना होगा। हेलन बोलती है मैंने सोचा कि अब समय आ गया है कि लेडी की एक खास नौकरानी चुने। निश्चित रूप से आप उस लड़की के बारे में नहीं सोच रहे थे, रिया है ना? डचेस बोलती है दाना की सेवा। हेलन बोलती है यह यंग लेडी किसी को भी नौकरानी नहीं रख सकती। यह सुनकर रिया हैरान हो जाती है, खासकर ये पहले सैलून की यात्रा नहीं है, भले ही वह एक सामान्य दिन क्यों ना हो। लेडी को उसके पास नहीं सौंप सकते जिसके पास अनुभव नहीं है। इसे दोस्तों के लिए एक सभा कहा जा सकता है, लेकिन वहाँ पहले से ही यंग लॉर्ड और यंग लेडी का कूट बना हुआ है। भले ही वह यंग हो, सैलून एक उच्च समाज का एक छोटा सुधारक है, जहाँ आप अपनी सुरक्षा के लिए लापरवाही नहीं कर सकते। कोई नहीं जानता कि क्या हो सकता है, इसलिए हमें उनकी रक्षा करने वाली नौकरानी चुनते समय और अधिक ध्यान रखना चाहिए। डचेस चिल्लाते बोलती हेलन शायद तुम्हें नहीं पता है, लेकिन रिया एक बहुत ही बुद्धिमान और होशियार बच्ची है। हेलन बोलती बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने आपका और यंग लेडी दोनों का पक्ष जीता है, तो जरूर वह होशियार होगी, लेकिन अभी तो वह 10 साल की भी नहीं हुई है। सुनकर डचेस शांत और रिया उदास हो जाती है। रिया मन में सोचते मुख्य नौकरानी राज्य की डचेस के साथ इतनी सफाई से बात करना असभ्य माना जा सकता है। अगर ये दाना के भविष्य के लिए है तो वह पूरी तरह से गलत नहीं है। इसके अलावा हाउस एलाइट के जागीरदार परिवार से आने के कारण यहाँ केवल घरेलू मामले पे नियंत्रण करती थी, लेकिन उन्होंने डचेस की भी मदद की है, जो पहली बार राजधानी में सामाजिक समारोह में भाग ले रही थी। इसके अलावा मैडम हिचकिचा रही है, डर है कि उनकी अनुभव की कमी दाना का भविष्य बर्बाद कर सकती है। ये बोलती है मैडम हेडमेड मुझे खेद है कि मेरी बारी से पहले बोल दिया। लेडी सोफी, क्योंकि आप दोनों को तैयार होने की जरूरत है, इसलिए मैं अब माफी मांगती हूँ। से बाहर जाते हुए हंसकर बोलती है यंग लेडी आप अपने पाठ को ध्यान से सुने, सुनिश्चित करें कि ठीक हो। दाना रिया को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रिया वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सब लोग महल के बाहर खड़े होते हैं। दाना बहुत ही सुंदर दिख रही होती है उस ड्रेस में। सोफी बोलती है यंग लेडी मुझे मदद करने दीजिए वो गाड़ी पे चढ़ाने के लिए। रिया दाना को देखते हुए बोलती है वो कितनी सुंदर लग रही है, आज वो पक्का सैलून की फूल बनेगी। दाना रिया को देखते है, रिया मन में सोचते हुए इधर क्यों देख रही है। दाना जो मुंह फुलाती है, फिर तो वह आंख बंद करके रोने लग जाती है। फिर घड़वाकर बोलती है यंग लेडी आप इस तरह का व्यवहार क्यों कर रही हैं? दाना रोते हुए बोलती है अगर दीदी मेरे साथ नहीं जाएगी तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। फिर बोलती है माय लेडी आपको जल्दी से आगे बढ़ना होगा। दाना रोते हुए बोलती है नहीं मैं दीदी के साथ जाना चाहती हूँ। रिया दाना के पास आकर बोलती है माय लेडी। वह दाना के सामने बैठ जाती है और बोलती है बहुत सारे स्वादिष्ट भोजन है और बहुत सारे दोस्त होंगे, मुझे यकीन है कि आपको हर कोई पसंद करेगा और ये मजेदार होगा। दाना बोलती है लेकिन रिया बोलती है जब तुम वापस आओगी तो मैं तुम्हें परियों की कहानी सुनाऊंगी और तुम्हारे साथ गुड़ियों का खेल खेलूंगी जितना तुम चाहोगी। ये सुन के दाना रोना बंद कर देती है और बोलती है सचमुच? रिया बोलती है बिल्कुल, और रिया दाना से वादा करती है। दाना बोलती है ठीक है। वह गाड़ी में चढ़ जाती है। दाना खुशी से बोलती है मैं वापस आऊंगी दीदी। ये चिल्लाते हुए बोलती है यात्रा सुरक्षित हो। एलन बोलते तुम छोटे छोकरे। यह सुनकर रिया घबरा जाती है और मन में सोचती है अगर यहाँ पे दाना होती तो उसके पैर पे काट लेती, इतनी शर्म की बात है। ये बोलती मुझे क्यों बुलाया? एलन बोलता है ट्रेनिंग ग्राउंड में कुछ देर बाद नाश्ता ले आना। ये बोलती है अचानक क्यों? चिढ़ते बोलते अगर मैंने कहा तुम्हें ले आने के लिए तो तुम ले आओ। और वहाँ से जाते हुए बोलते मैं इसे जैक के साथ मुकाबला करते हुए खाना चाहता हूँ, इसलिए उसके हिस्से का भी रख लेना। आलसी मत बनो और दूसरी नौकरानी के हाथों से मत भेजना, तुम्हें खुद लाना होगा। रिया बोलती हाँ मैं समझ गई। हेलन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, वह बस रिया को घूर कर देखती है। सीन ट्रेनिंग ग्राउंड का होता है जहाँ पे सभी लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। जैक अपना पसीना पोंछ रहा होता है, तभी उसकी नजर एलन पे जाती है जो उसे ही देख रहा होता है। जैक बोलता है क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? एलन बोलता है उसे अच्छे दिखने वाले लड़के पसंद है। जैक को समझ नहीं आता वह किस बारे में बात करता है। एलन हंसते हुए बोलता है उसने मुझसे कई बार कहा है कि मैं सुंदर हूँ,
जब जैक को समझ आता है एलन किस बारे में बात करे, वह बोलता है मुझे नहीं पता है कि उसे इस तरह की चीजें पसंद है। एलन जैक के रिएक्शन को देख रहा होता है। वह आगे बोलता है रिया ने मुझे बताया था कि मैं भी हैंडसम हूँ। यह सुन के एलन को चिढ़ और गुस्सा दोनों ही आ रहा होता है। वह मुझे घूर रही थी, मैंने पूछा क्यों, तो उसने कहा कि मैं अच्छा दिख रहा हूँ। दोनों एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। एलन बोलता है सचमुच, क्या तुम उसके लिए खास हो? दोनों की लड़ाई आगे बढ़ती, इससे पहले वहाँ पे रिया आ जाती है। वह बोलती है यंग मास्टर जैक, मैं तुम दोनों के लिए कुछ स्नैक्स लाई हूँ। रिया के पास आकर बोलता है मैं इसे ले जाने में तुम्हारी मदद करूंगा। रिया जैक को धन्यवाद बोलती है। रिया जैक को टोकरी दे देती है। वह अपने जादू का इस्तेमाल कर रही होती है। जैक बोलता है तुम्हें ये लाने में भारी नहीं लगा? रिया बोलती है नहीं, ये पूरी तरह ठीक था। मन में सोचते वास्तव में जो मेरे साथ नौकरानियां आने वाली थी, मैंने उन्हें मना कर दिया क्योंकि जादू की वजह से बहुत ही हल्का हो गया था। एलन बस रिया को घूरकर देख रहा होता है। रिया खुद से बोलती है जैसे उसने कहा था वैसे ही स्नैक्स लाई हूँ। वह ऐसे क्यों देख रहा है? वह एलन के पास जाकर बोलती है यंग मास्टर, जैसा आपने आदेश दिया था कुछ भोजन लाने के लिए। एलन बोलता है तो तुम दोनों ऐसे हो? रिया को जब समझ आता है एलन क्या बोल रहा है तो वह चिल्लाकर बोलती है नहीं। वह चिल्लाकर बोलती है तुम किस बारे में बोल रहे हो? वह मन में बोलती है दाना के आदमी से ऐसी बकवास करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और मैं अनाथालय से अच्छे दोस्त है, ऐसा नहीं हो सकता है, जरा सा भी मुमकिन नहीं है। नहीं। वह जैक की तरफ देखते हुए बोलती है सही कहा ना जैक? ऐसी बातें सुनकर तो जैक का चेहरा लाल हो गया होता है। रिया को समझ नहीं आता है कि जैक को क्या हुआ। कभी नहीं हो सकता है, लाखों में एक भी नहीं, कभी भी नहीं। सही जैक? जैक जिसने अभी भी एक शब्द भी नहीं बोला होता है। यह सुनकर तो फिर से उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है। जैक का चेहरा देखकर सोचते हुए इतना अजीब क्यों लग रहा है? क्या वह परेशान है क्योंकि उसे गलत समझ रहे हैं? ये परेशान होते हुए बोलती है जैक क्या तुम ठीक हो? यंग मास्टर एक मजबूत और चंचल है। एलन जो काफी देर से उन दोनों को देख रहा होता है, वो जैक से बोलता है जैक ये टोकरी मुझे दो। एलन जैक की तरफ एक बोतल फेंकते हुए बोलते है इसे पियो, चलो एक मुकाबला खेले। जैक बोतल पकड़ लेता है और एलन को देखते हुए बोलता है मैं तुम्हारे लिए आसान नहीं रहूंगा। दोनों की फिर से आंखों में टकरार होने लगती है। एलन बोलता है रिया बस कुछ स्नैक्स खा लो और किनारे पे इंतजार करो। ये बोलते है ठीक है। इन दोनों को देखकर रिया सोचती है अचानक ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। फिर वो लोग वापस ट्रेनिंग करने लगते हैं। देर बाद वह अपना काम खत्म करके अपना चेहरा साफ करता है। रिया बोलती है जैक क्या सफाई खत्म हो गई? यंग मास्टर बहुत ही दुष्ट है, हमेशा भाग जाते हैं और सफाई का काम पीछे छोड़ देते हैं। जैक बोलता है मुझे लगता है इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती। रिया बोलती है समस्या ये है कि हमेशा ही परेशान करने वाली बातें दूसरों पर थोपते रहते हैं। रिया सोचती है जैक के चेहरे पर एक चोट है। यह परेशान होते हुए बोलती है क्या तुम्हें चोट लगी है? यह बोलकर वह अपना हाथ जैक की तरफ बढ़ाती है। जैक जल्दी से रिया के हाथ को झटक देता है। जैक बोलता है रिया क्या तुम यंग मास्टर एलन को पसंद करती हो? सुन के रिया का दिमाग घूमने लगता है। रिया बोलती है क्या? जैक बोलता है सामाजिक स्थिति का भेद सख्त है, भले ही यंग मास्टर अब आपके करीब है। रिया परेशान होते हुए बोलती है एक पल के लिए रुको, आप यंग मास्टर के बारे में रोमांटिक रूप से पूछ रहे हैं? अपना सर हिला के हाँ बोलता है। ये बोलती है जैक ईमानदारी से कहूँ किसी से नहीं कहती, मेरे लिए यंग मास्टर छोटे भाई जैसे हैं। ये सुनकर जैक हैरान हो जाता है, बोलता है क्या लेकिन यंग मास्टर आपसे बड़े हैं। ये बोलती है तो क्या हुआ, अब भी बिल्कुल बच्चों जैसा व्यवहार करता है। मैंने तो मैडम से ये भी सुना है कि वह अब भी एक गुड़िया को गले लगाकर सोता है। जैक बोलता है ये तो बहुत ही जरूरी जानकारी है। अपने हाथों की मुट्ठी बनाते हुए बोलता है तो फिर मेरे बारे में क्या होगा? रिया बोलती है आपके बारे में क्या? जैक बोलता है क्या मैं भी आपको एक छोटे भाई जैसा महसूस कराता हूँ? रिया बोलती है नहीं, तुम मेरे दोस्त हो। जैक थोड़ी देर रिया को देखता है और मुस्कुराते हुए बोलते है ये राहत की बात है। सोचते जैक क्या तुम इस बात से परेशान थे कि सामाजिक वर्ग के बीच की दीवार के कारण आपके दोस्त का दिल टूट सकता है? एक ऐसी चीज है जिसके बारे में आपको भविष्य में चिंता करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी मुझे पहली नजर में उस नजर में देखता है। अभी कोई चिल्लाते हुए बोलता है रिया पलट कर पीछे देखती है। एक लड़की उनके पास आते हुए बोलती है यंग लेडी वापस आ गई है, जल्दी करो उनके कमरे में जाओ। यह बोलती है यंग लेडी? लड़की बोलती है हाँ मैं सफाई का ध्यान रखूंगी इसलिए चलो। यह सुन के रिया जाते हुए बोलती है शुक्रिया, मैं पहले वहाँ जाऊंगी। जैक तुम अभी अस्पताल जरूर जाना। जैक रिया को रोकने की कोशिश करता है। रिया दाना के कमरे की तरफ जा रही होती है। मैं खुद से बोलती है मैं इतनी देर से वापस आ रही हूँ, मुझे हैरानी है कि क्या उसने अच्छे से दोस्त बनाए होंगे। रिया बोलती है मैडम मैं अंदर आ रही हूँ। डचेस बोलती है रिया तुम यहाँ हो? हम देखते हैं दाना सो रही होती है। डचेस बोलती है थक गई होगी, आते ही सो गई है। और एलन दोनों ही अपने चेहरे पे हाथ रखकर बोलते हैं। रिया बोलती है वह बहुत ही प्यारी है, एक शिशु एंजल की तरह। जैक बोलता है एक नन्ही परी की तरह। यह सुनकर दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। एलन बोलता है क्या मैं तो बस अपनी छोटी बहन की तारीफ कर रहा हूँ बस। डचेस रिया को पत्र देते हुए बोलती है मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। वह रिया को पत्र देती है। रिया अपना हाथ आगे बढ़ाकर पत्र ले लेती है। डचेस बोलते है काउंट मैरिएट का पत्र है। रिया पत्र देखते हुए बोलती है काउंट मैरिएट। डचेस पहले पत्र पढ़ने के लिए रिया से माफी मांगती है। प्राप्त करने वाले का नाम मुझे बताया गया था, मुझे लगता है कि उन्हें लगा होगा कि आप पढ़ नहीं सकते। वह मुस्कुराते हुए बोलते आगे बढ़ो और इसे पढ़ो। ये पत्र खोलते हुए बोलते ठीक है। रिया बोलती है बैंक का पत्र है, मुझे लगता था कि वह मुझे पहले ही भूल चुकी है। पत्र में लिखा होता है हेलो रिया, मुझे यकीन नहीं है कि तुम मुझे याद रखती हो या नहीं। मैंने सुना है कि आप ब्यूक के घर में अच्छा काम कर रही हैं। मुझे ये सुनकर खुशी हुई कि आपके शरीर का निशान पूरी तरह से ठीक हो गया है। काश मैं खुद देखकर इसकी पुष्टि कर पाती।
तो बात ये है कि मैं पिछली बार बहुत ही घबराई हुई थी और ये ठीक से नहीं बता सकी कि हमारा बेल्टेची कितना अद्भुत है। सबसे पहले ड्यूक बेल्स खुद महाद्वीप के सबसे महान आर्कमेज है। एकेडमी में आने वाला वारिस इतना सुंदर है कि मानो आपकी आंखें खुल गई हो। और महल की दीवारों के नीचे समुद्र का एक अद्भुत दृश्य है। यह पत्र को पढ़कर देखते हुए सोचती है काउंट मेरियट की निष्ठा और देशभक्ति से भरी हुई है। पत्र को चेहरे के करीब लाते हुए सोचती है फिर भी ये बहुत ही दिल को छूने वाली लिखावट भी बहुत सुंदर है। जैसे ही मैं वापस आऊंगी मैं एक संरक्षण मंत्र का जप करूंगी और इसे एक पारिवारिक विरासत बना दूंगी। एलन बोलता है लेकिन आप लिखना कब सीखे? सुन के रिया का मुंह बन जाता है। एलन आगे बोलता है मैंने सुना कि अनाथालय में पढ़ना लिखना नहीं सिखाया जाता। जैक ने कहा कि उसे भी हैरानी है कि आप पढ़ना जानते हैं। यह घबराते हुए बोलती है अनाथालय में एक बड़ी बहन थी जो अनाथालय अक्सर आती थी और उन्होंने मुझे सिखाया। लड़के ज्यादातर बाहर खेलते थे। डचेस बोलती है रिया। ये सुन के रिया उनकी तरफ देखती है। डचेस पूछती है क्या आप डची जाना चाहते हैं? बोलती है पत्र पढ़ने के बाद मैं थोड़ी उत्सुक हो गई। डचेस बोलती है बल्कि डची यह एक अद्भुत जगह है। लेकिन रिया डचेस को देखते हुए सोचती है क्या मैडम कुछ कहना चाहती हैं? रिया बोलती है मैडम क्या आप डची गए हैं? डचेस कुछ बोलती इससे पहले ही एलन बोलता है मैं भी बुल्की डची गया हूँ। यह बोलती है एलन बहुत ही खुश होता है। रिया बोलती है यंग मास्टर आप भी? एलन बोलता है हाँ ये सचमुच बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही अच्छा और आकर्षक। डचेस बोलती है एलन आप सिर्फ बचपन में एक बार गए थे, आप 2 साल के थे, क्या आपको सचमुच याद है? ये सुन के एलन की बोलती बंद हो जाती है। वह बोलता है एलन बोलता है मैं बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोल रहा। डचेस बोलती है रिया तुम्हें रोकने के लिए माफ करना, बहुत देर हो गई, अब तुम्हें वापस जाना चाहिए। रिया बोलती है हाँ मैडम। दूसरी तरफ एलन को सदमा लगा होता है, वह खुद से बड़बड़ा रहा होता है। डचेस रिया को जाते हुए देखती है। डचेस बोलती है मैं सोच रही हूँ कि लड़की क्या जवाब देगी। बियांका का पत्र प्राप्त करने के कुछ दिनों बाद बोरन रिया को धन्यवाद बोलती है। रिया को पोटली देते हुए बोलती है अधिकांश जरूरी मामलों का ध्यान रखा गया है, ये वही है जो आपने मांगा था। रिया बोरन को धन्यवाद बोलती है। बोरन बोलती है क्या ये काफी है, कुछ और भी मांग सकते हैं? रिया बोलती है नहीं अभी बस इतना ही चाहिए। बोरन हाथ हिलाते हुए बोलती है ठीक है, अपना ध्यान रखना और जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो आ जाना। रिया जाते हुए बोलती है धन्यवाद बोरन बोर्ड, आपका दिन शुभ हो। चलते हुए सोचती है पत्र मिलने के कुछ दिनों बाद मैंने बोरन बोर्ड की मदद करने में समय बिताया, इनसे मेरी मुलाकात अचानक हुई। यह एक आसान काम था, बस जड़ी बूटियों को छांटना, बेशर्त आप पढ़ सकते हैं। बोरन पीछे खड़ी होकर रोते हुए बोलती है इतनी जल्दी और तुम पढ़ सकती हो? रिया ज्यादा काम से थकी हुई बोरन बहुत ही आभारी थी। मुझे कुछ अचानक जानकारी मिली। रिया दोनों हाथ में जड़ी बूटी पकड़े हुए बोलती है आप अभी तक किसी भी सपेलिजिया की खेती करने में सक्षम नहीं हुए हैं, जो मुझे तब मिले थे वह भी नहीं बढ़े। बोरन बोलती है सच कहूँ तो कुछ रूप से विकसित जड़ें पाना भी एक चमत्कार था। अगर हम एक भी जड़ को ठीक से विकसित कर सके तो हम आपके औषधियों के प्रभाव का ध्यान कर सकते हैं। रिया सांस छोड़ते हुए बोलती है प्रकृति बहुत ही धीमी है। वह चलते सोचते हैं क्या डची के डॉक्टर और जादूगर भी केवल यहीं तक पहुँचे? ये देखते हुए वे केवल प्रभावों पर ही ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। शायद उन्हें ये भी नहीं पता है कि इसका प्रयोग कैसे किया जाए। मैंने अभी तक बियांका को जवाब भी नहीं लिखा और मेरे पास पहले से ही चिंता करने के लिए ढेर सारी चीजें हैं। रिया सोच ही रही होती है तभी दाना पीछे से भागकर आती है और उसे पीछे से गले लगाकर बोलती है दीदी। दाना रिया को गले लगाकर बहुत ही खुश होती है। ये जब उसकी तरफ देखती है दाना बोलती है मुझे आपकी याद आई दीदी। रिया दाना को समझाते हुए बोलती है लेडी भागो मत गिर जाओगी। वहीं दूर खड़ी 2 नौकरानियां रिया और दाना को देख रही होती हैं। दाना हंसते हुए बोलती है दीदी मैं आपको कुछ देना चाहती थी, एक तोहफा। दाना के हाथ में एक ड्राइंग होती है जिसने उसमें रिया को बनाया होता है। रिया खुश होते हुए बोलती है माय लेडी ये है। रिया को इतना खुश देखे हुए दोनों नौकरानियां हैरान होती हैं। रिया हंसते हुए बोलती है एक राजकुमारी, आपने इस राजकुमारी को किसी कहानी में से लिखा है ना? वह दोनों नौकरानियां बोलती है ये बिल्कुल उसके जैसा दिखता है, वह एक राजकुमारी है। रिया को इतना खुश होता देख वह दोनों सदमे में खड़ी होती हैं। रिया बोलती है धन्यवाद माय लेडी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आप मुझे ये तोहफे के रूप में दे रही हैं। दाना हंसते हुए बोलती है क्योंकि तुम मेरी राजकुमारी हो दीदी। कोई आते हुए बोलती है हमारी छोटी लेडी कितनी उदार है। रिया दाना अपने सामने देखती है। सोफिया रिया का मजाक उड़ाते हुए बोलती है यहाँ तक कि सलून में मैं भी रिया की सुंदरता की तारीफ करना बंद नहीं करती थी। अन्य सभी कुलीन लेडी पूछ रही थी रिया कौन है। यह सुन के रिया हैरान होती है। उसे दाना की बात याद आती है। जब मैंने दाना से पूछा सलून कैसा है तो वह बस मुस्कुरा दी, इसलिए मुझे नहीं पता था। मुझे गर्व है लेकिन ये जानकारी शर्मिंदगी भी है कि उन्होंने वहाँ पर मेरी बात की। सोफी बोलती है लेकिन अभी भी रिया कोई भी कहे कि तुम सुंदर हो, उन्हें कहना कि तुम दुनिया के सबसे सुंदर हो तो जाहिर है वह उत्सुक होंगे। मुझे थोड़ी चिंता है कि अन्य लेडी जब डची का दौरा करेंगे तो उन्हें हैरानी हो सकती है, बस थोड़ा सा। हालांकि रिया उसकी बातों से परेशान हो जाती है। उसे लोगों का फुसफुसाना सुनाई दे रहा होता है। कोई बोलता है तुम ठीक कह रही हो, अब क्या सोच रही थी माय लेडी? रिया अपने हाथों की मुट्ठी बांधते हुए बोलती है मुझे बस दाना की बातें पसंद आई क्योंकि उसका दिल ईमानदार था, लेकिन मैं कभी भी अहंकारी नहीं हुई। या फिर मैं आपको दिखाने के कारण दूसरों को नीची निगाह से देखती हूँ तो फिर मुझे इस तरह अपमानित क्यों किया जा रहा है? रिया जिसे गुस्सा दर्द सब एक साथ उसके मन में चल रहे होते हैं। दाना पूछती है दीदी क्या कुछ गड़बड़ है? सोफी हंसते हुए बोलती है कुछ भी नहीं है माय लेडी, मैं तो बस आपके उदार दिल की प्रशंसा कर रही थी
माँ खड़ी नौकरानियाँ बोलती हैं, दाना उदार है, बिल्कुल उसकी उम्र की लड़कियाँ आमतौर पर सुंदर और फैंसी चीजों का शौक रखती हैं, लेकिन वह किसी व्यक्ति के रंग रूप से अधिक उसके चरित्र को महत्व देती हैं। उनकी सेवा करने वाले व्यक्ति के रूप में मुझे गर्व महसूस होता है। सोफी बोलती है, एक डचेस के बेटे के लिए सचमुच उपयुक्त है। वहाँ पे कोई आते हुए बोलते हैं, दाना तुम बस खड़ी क्यों हो? यह आवाज सुनकर सोफी हैरान हो जाती है। सोफी सामने देखती है, वहाँ पे एलन खड़ा होता है। एलन बोलते हुए, अभी भी स्पष्ट रूप से आपका मजाक उड़ा रही है। यह कहना कि रिया सुंदर नहीं है जबकि वह स्पष्ट रूप से सुंदर है। ये सुन के दाना हैरान होकर बोलती है, क्या? दाना सोफी की तरफ हाथ उठाते हुए बोलती है, तुम क्या जानती हो कि तुम बदसूरत चीज हो? ये दुनिया की सबसे सुंदर लेडी है। सोफी घबराते हुए बोलती है, नहीं नहीं लेडी दाना, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं कसम खाती हूँ। एलन उसके कंधे पर उंगली रखते हुए बोलता है, बिल्कुल नहीं, तुमने ऐसा नहीं किया। एक नोबल लेडी की मजाक उड़ाने की हिम्मत कैसे हुई? सोफी उसकी बातें सुनकर डर गई होती है और एक डचेस का नौकर बहुत खुले तौर पर वह दो नौकरानियां घबरा रही होती हैं। बोलते यंग मास्टर, मेरा ये मतलब नहीं था। एलन चिल्लाते हुए बोलता है, मैं ये नहीं सुनना चाहता बटलर। बटलर बोलता है, हाँ यंग मास्टर। एलन बोलता है, ये नौकरानी सुनिश्चित करे कि वह अपना चेहरा मेरे सामने फिर दोबारा ना दिखाए। तो फिर घबराते बोलते हैं, नहीं नहीं। जमीन पर घुटनों के बल बैठकर बोलते हैं, यंग मास्टर गलती थी, कृपया मुझे एक बार माफ कर दीजिए। एलन वहां से जाते बोलते हैं, इसमें ढील नहीं बढ़ती जाएगी, तुरंत छोड़। अगर कल फिर से दिखी तो यहाँ खड़े सबको देना होगा। वह रिया के कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है, चलो दाना और रिया। रिया पलटकर सोफी को देखती है। उस समय मुझे नहीं पता था वह मास्टर के संरक्षण में रहकर नौकरों की नजरों में कैसे देखूंगी। अगले दिन नाइट्स क्वार्टर में रिया बोलती है, जैक यहाँ पर। जैक रिया की तरफ जाते हुए बोलता है, रिया क्या हो रहा है? जब मैंने सुना कि तुम मुझे ढूंढने के लिए आई हो तो पहले तो मुझे लगा ये झूठ है। रिया हैरान होकर बोलती है, क्या एक झूठ? जैक बोलता है, ये पहली बार है जब तुम मुझे ढूंढने आई हो। रिया बोलती है, अरे सचमुच? जैक रिया से पूछता है, वह यहाँ क्यों आई है? हाँ वास्तव में एक तोहफा। ये उसकी तरफ एक डिब्बी बढ़ाती है। जैक डब्बे को लेते हुए बोलते है, ये है। रिया बोलती है, ये छोटी मोटी खरोचों को ठीक कर देती है, ये गहरे जख्मों पर अच्छा काम करती है। ये बोलती है, वाकई में ये बहुत अच्छी चीज है, जाहिर है इसे बैरन बोर्ड ने खुद ही बनाया है। क्या मुझे एक वीडियो के कंटेनर को ले जाना चाहिए बैरन? वह रोते हुए बोलती है, हाँ धन्यवाद। ये मन में सोचती है, मैंने इसे पाने के लिए उनकी मदद की थी। वह जैक से बोलती है, अगली बार उन्होंने कहा है कि वह एक ऐसी दवाई बनाएंगी जो ऊर्जा वापस करने में और विकास करने में मदद करेगा। जैक बोलते है, रिया बोलती है, हाँ क्या मैं अभी तुम्हें उतना ही कमजोर दिखता हूँ? ये बोलती है, तुम्हारा क्या मतलब? जैक दूसरी तरफ देखते हुए बोलते हैं, नहीं कोई बात नहीं, शुक्रिया मरहम के लिए मैं अच्छी तरह से लगाऊंगा। रिया सोचती है, कमजोर, भविष्य में क्या होने वाला है यह जानने के बाद मैं जैक को कम नहीं आंक सकती। रिया हंसते हुए बोलती है, अरे मैं किसी से भी बेहतर जानती हूँ आप कितने अच्छे हैं। आने के लिए शुक्रिया, मैं अभी जा रही हूँ, ट्रेनिंग के दौरान सावधान रहना। जैक बोलता है, मैं तुम्हें छात्रावास तक छोड़ दूंगा, चलो साथ चलें। रिया बोलती है, मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है, मैं अकेले जा सकती हूँ। यह सुनकर जैक बोलता है, क्या आपका फिर से फायदा उठाया जा रहा है? रिया जैक को देखते हुए बोलती है, क्या तुम किस बारे में बात कर रहे हो? आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे मैं कमजोर हूँ। जैक अपने हाथों की मुट्ठी कसते हुए बोलता है, क्या आप सचमुच इन दोनों ठीक हैं? रिया बोलती है, क्या मतलब ठीक है? जैक बोलते है, मैं दूसरी नौकरानियों के बारे में बात कर रहा हूँ। यह सुनकर रिया हैरान होती है, मन में सोचते है, क्या उन्होंने स्टाफ की गपशप सुन ली थी? रिया बोलती है, सब ठीक है, मुझे बिल्कुल परेशानी नहीं है। जैक बोलता है, पर अत्याचार तो नहीं हो रहा ना, जैसे कि सारा काम एक तरफ कर दिया जाए या अलग से बुला के डांटा जाए? ये चिढ़ते हुए बोलती है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, आप क्यों नहीं समझते हैं? वह अपने सीने पर हाथ रखकर हंसते हुए बोलते, मैं सोचूं ठीक हूँ, क्या आप भूल गए कि उन घमंडी बदमाशों से आपको किसने बचाया था? जैक उदास होकर बोलता, वास्तव में? रिया बोलती, हाँ सचमुच, चिंता मत करो। रिया वहाँ से जाते हुए बोलती है, ट्रेनिंग के लिए शुभकामनाएं। कॉरिडोर में चलते हुए सोचती है, जैक निश्चित रूप से बहुत ही परेशान है, बेशक ये चीजें घटिया हुई, लेकिन सोफी को बाहर निकाले जाने के बाद यह मामला सुलझ गया। ये नौकरानियों की निगाहें अभी भी अजीब है, जब तक मैं सावधानी से काम करूंगी तब तक सब ठीक रहेगा। रिया का पैर अचानक एक बाल्टी से टकरा जाता है, जिसकी वजह से बाल्टी और रिया दोनों ही नीचे गिरने लगते हैं। यह बहुत ही ज्यादा डर गई होती है, वह जल्दी से अपना हाथ दीवार पर रखकर अपने आप को गिरने से बचा लेती है। बाल्टी को देखते हुए बोलती है, ऐसी खतरनाक जगह पर बाल्टी क्यों है? तभी रिया की नजर एक नौकरानी पे जाती है जो वहाँ से भाग रही होती है। यह सोचते क्या उन्होंने मेरे साथ खिलवाड़ करने के उद्देश्य से यहाँ रखा है, मुझे डचेस को बताना चाहिए। वे खुद को समझाते हुए बोलती है, अरे नहीं, मैं क्या सोच रही हूँ, ये मेरी परेशानी है, व्यस्त ड्यूक पर इसका बोझ नहीं डाल सकती, सब कुछ दयालु इशारों के कारण है। मुझे विश्वास हो गया कि हम एक परिवार की तरह थे। इसलिए बोलते यही कारण है कि परिचित होना इतना डरावना है, इतनी नाटकीय मत बनो, तुम इस तरह बदमाशी की आदी हो। अगर आप इसे कुछ बार सहन कर ले तो ये बीत जाएगा। काश चीजें वैसी होती जैसा मैंने सोचा था। दिन पर दिन उनकी बदमाशी बढ़ती गई। कपड़े धोने में विदेशी पदार्थ डालना, मैंने अपने पिछले जीवन में अधिक बदमाशों का सामना किया, इसलिए ये सहनीय था, लेकिन ये परिस्थिति में फुसफुसाते हुए बाल्टी भरकर पानी गिर देना मेरे ऊपर और फिर हंसना, यह सचमुच बहुत ज्यादा है। यह सिर्फ पानी नहीं, क्या उन्होंने गंदा कपड़ा धोया है? यह बदबू बहुत ही भयानक है। रिया का मन तो उल्टी करने का कर होता है। मन में सोचती दाना की क्लास जल्दी खत्म हो जाएगी, मैं ऐसे नहीं जा सकती। रिया जल्दी से नहाकर आकर
अलमारी में कपड़े ढूंढने लगती है। उसकी अलमारी में केवल एक ही कपड़ा होता है जिसे देखकर वह सोचती है, अरे नहीं, सिर्फ वही बचे हैं जो मैं ड्यूक स्टेट में पहना करती थी। वह अलमारी में से कपड़ा निकाल कर देखते हुए बोलती है, अगर मैं इसे पहन के बाहर जाऊंगी तो फिर से नौकरानी को गपशप का विषय बन जाऊंगी। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, मैं ऐसे बाहर नहीं जा सकती। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं कोई अपराध कर रही हूँ, इसलिए मैं इसे आत्मविश्वास से पहनूंगी। रिया उस ड्रेस को पहनकर खुद को आईने में देख रही होती है। मैंने अप्रैल भी पहन लिया है, उम्मीद है कि मैं ज्यादा अलग ना दिखूं। अपने कमरे से बाहर निकल जाती है। जाते हुए सोचते वैसे मुझे जल्दी करनी चाहिए, मुझे अन्य कर्मचारियों की नजरों से मुमकिन हो उतना बचना है। रिया कॉरिडोर में भागते हुए जा रही होती है। एक लाल बाल वाले लड़के की नजर रिया पे चली जाती है। वह लड़का रिया की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, लूसियो, क्या वह लड़की आपकी बहन नहीं है? रिया सोचती है एक पल के लिए, रुको, वह नाम मैंने सुना है। बिल्कुल नहीं। लूसियो बोलता है, नहीं। रिया पलटकर पीछे देखती है। उसकी नजर लूसियो पे जाती है। चांदी जैसे बाल, नीली आंखें। लूसियो रिया का देखकर बोलता है, वह नहीं, ये मेरी छोटी बहन नहीं है। ये मन में बोलती है लूसियो। लूसियो बोलते है, इसके अलावा मेरी छोटी बहन के बाल भी मेरे जैसे चांदी के रंग के हैं। बाल बालों वाला लड़का बोलता है, तुम सही हो, दोबारा देखने पे तुम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मिलते जुलते नहीं। रिया सोचती है, मैंने उम्मीद नहीं की थी मैं इतनी अचानक मिलूंगी। रिया सोचती है पिछले जीवन में। रिया की दोस्त उसके पास आकर बोलती है, रिया तुमने सुना, उस जमाने का बहुत बड़ा डरावना आदमी है, मुझे ड्यूक लगता है। रिया बोलती है, ड्यूक लाइट। एमिली बोलती है, हाँ ये सही है, वह डरावना ड्यूक का बेटा जाहिर तौर पर अकेडमी जाता है। एक बच्चा भागते हुए बोलता है, क्या सच में? तो वह उस रोने वाले बच्चे का बड़ा भाई है। सुनकर वह लड़की बोलती है, आप उसे रोने वाले नहीं कह सकते, वह एक यंग लेडी है, याद है? वह लड़का बोलता है, जैक जरूर खुश होगा अगर वह उसके साथ है, वह शायद अच्छी जिंदगी जी रहा हो। एमिली सोचते हुए बोलती है, खैर ड्यूक के बेटे के बारे में, उसका नाम फिर क्या था? लूलू। यह तो लूसियो एलाइट था। यह मिट्टी में लूसियो का नाम लिखने की कोशिश कर रही होती है। यह सोचती है ये आसान होगा, लेकिन जितना मैंने सोचा था उससे कई अधिक कठिन है। अगर मैं स्कूल गई होती तो ऐसा कुछ लिखना आसान होता। रिया सोच रही होती है, तभी कोई उसके पीछे आता है। वह बोलता है, तुम कौन? ये सुनकर रिया हैरान हो जाती है। वह पीछे पलट कर देखती है, उसके सामने लूसियो खड़ा होता है। लूसियो बोलता है, क्या तुम मेरा नाम ले रहे थे? मैं अचानक उस दिन के बारे में क्यों सोच रही हूँ? वह अपने ख्याल से बाहर निकलकर सामने देखती है। लाल बालों वाला लड़का बोलता है, क्या ये बच्चा बहरा हो सकता है? ये सुनकर रिया बोलती है, अरे नहीं, मैं इतनी हैरान हो गई थी कि मैं बदतमीजी से पेश आई, मुझे अफसोस है। लाल बालों वाला लड़का बोलता है, मुझे बताओ कि तुम कौन हो? मैंने एलाइट परिवार की छोटी बेटी के अलावा किसी अन्य लेडी के बारे में नहीं सुना है। रिया बोलती है, गलतफहमी है, मैं ड्यूक घराने में काम करने वाली नौकरानी हूँ। लाल बालों वाला लड़का बोलता है, नौकरानी? फिर आपने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? कुछ बोल नहीं पा रही होती है। घबराते हुए बोलते वो है। तभी लूसियो बीच में आते हुए बोलते, योर हाइनेस, कृपया मेरे घर के सदस्यों से इस तरह पूछताछ ना करें। प्रिंस बोलता है, मैं क्या करूं, मैं तो मेट देख के हैरान हो गया था। लूसियो बोलता है, मुझे यकीन है कि अगर आप ठीक से देखेंगे तो आप उन्हें शाही महल में भी पा लेंगे। ये भगवान, आपने एक शब्द भी नहीं छोड़ा। हम देखते हैं एलन और दाना भाग कर आ रहे होते हैं। एलन हंसते हुए बोलता है, भाई तुम इतनी देर से क्यों आई? क्या आप जानते हैं कि मुझे और दाना को राजधानी आए कितना समय हो गया है? दाना रिया के पास जाते हुए बोलते हैं, दीदी आप यहाँ क्यों हैं? एलन रिया को देखते हुए बोलते हैं, अरे रिया, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, तुमने एक बार अलग कपड़े पहने हैं, दाना के साथ गुड़िया खेलने की योजना बना रही हो। ये सुनकर प्रिंस बोलते हैं, तो तुम उस लेडी की गुड़िया खेलने वाली नौकरानी हो, जरूर पसंदीदा होगी। ये प्रिंस की ऐसी बातें सुनकर डर रही होती है। वह मन में सोचती है, अच्छा हुआ हल्के में ले लिया। एलन बोलता है, भाई तुम्हें इतना समय क्यों लग गया? बोलता है, एग्जाम का मौसम है इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं कुछ समय के लिए रुका हूँ। सुनकर एलन खुश होकर पीछे देखते हुए बोलता है, क्या एक्सेल तुम्हारे साथ नहीं आया? उसे दाना दिखाना चाहता था, उसने दाना को एक बार भी नहीं देखा है। प्रिंस एलन की तरफ देखते हुए बोलते हैं, यंग लॉर्ड एलन अगर अपने भाई से छोटी बहन की डींगे मारेंगे, वह आपसे नफरत करेंगे, क्या आप जानते हैं? उनको समझ नहीं आ रहा था प्रिंस क्या बोल रहे होते हैं। जो प्रिंस को गुस्से से देखकर बोलते हैं, योर हाइनेस। प्रिंस बोलते हैं, ठीक है, मैं पहले अपने बारे में बताता हूँ। लूसियो बोलते हैं, समझा। लूसियो दाना और एलन को अपने पास बुलाता है और बोलता है, ये है पहला राजकुमार और हाइनेस निकोलस रक्षुस्तन है। ये सुनकर रिया हैरान होकर मन में सोचती है, निकोलस रक्षुतेन लूसियो की उम्र का और दाना से 12 साल बड़ा, और फिर भी वह भयानक चोट जिसकी नजर दाना पर थी, यह तो डर से कांप रही होती है। बोलते हैं, आपकी छोटी बहन बहुत ही प्यारी है। लूसियो बोलता है, अब जब तुमने उसे देख ही लिया है तो वहाँ से चले जाने के बारे में क्या ख्याल है? दाना तो जल्दी से रिया के पास आ जाती है। प्रिंस हैरान होकर बोलते हैं, क्या आप मुझे चाय दिए बिना ही भेज रहे हैं? यह सोचती है, हाँ दाना, इस आदमी के साथ एक पल भी मत बिताना। दाना बोलती है, दीदी। ये हंसते बोलती है, हाँ लेडी, क्या बात है? लूसियो की तरफ उंगली दिखाते हुए बोलती है, क्या मेरा भाई सुंदर नहीं है? यह सुनकर सभी का ध्यान दाना की तरफ चला जाता है। यह जल्दी से उनसे माफी मांगती है। यह बोलती है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो यंग लेडी जैसे दिखते हैं तो यंग मास्टर भी उतने ही सुंदर होंगे। वे मन में सोचते हैं, अचानक से ये कैसा सवाल है? दाना रिया के गले लगकर बोलती है, भाई क्या आपको नहीं लगता रिया दीदी भी बहुत सुंदर है? ये सुनकर तो रिया डर के मारे जम जाती है। लूसियो ठंडे स्वर में बोलते, नहीं वह नहीं। ये रोते हुए मन में सोचती है, मुझे पता है कि मैं सुंदर नहीं हूँ। ये सुनकर राजकुमार हंसते हुए लूसियो को कंधे पर ठोकते हुए बोलते हैं, मुझे पता था कि तुम ईमानदार हो, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता है कि थोड़ा ज्यादा है? वह तो बस एक लड़की है। राजकुमार की हंसी रुकने का तो नाम ही नहीं ले रही होती है। एलन घबराते हुए बोलते हैं, रिया क्या तुम ठीक हो? रिया जिसके अंदर से इस वक्त डार्क एनर्जी निकल रही होती है, बोलती है, बेशक मैं ठीक हूँ। एक यंग मास्टर जो मुझे हर दिन बदसूरत कहते हैं। ये बात तो एलन के सीधे दिल पर लगी होती है। एलन बोलता है, मैं तो तुम्हें सांत्वना देने की कोशिश कर रहा था। ये दाना का हाथ पकड़ के बोलती है, लेडी चलो वापस चले, अभी भी खाने में समय है तो क्या तब तक हम गुड़िया
अकेले? दाना खुश होकर बोलती है सचमुच? ये उनके सामने सर झुकाकर बोलती है हाँ बिल्कुल, तो अब मैं यंग लेडी के साथ जाऊंगी। एलन बोलता है मैं भी आना चाहता हूँ। प्रिंस रिया को जाता देखकर बोलते हैं बहुत ही साहसी है, मुझे लगा कि उसे चोट लग जाएगी। लेकिन लूसियो तुमने ऐसा क्यों कहा? अगर आप झूठ नहीं बोलना चाहते थे तो आप हमेशा की तरह चुप रह सकते थे। शायद लूसियो को भी समझ नहीं आ रहा था उसने ऐसा क्यों किया। प्रिंस बोलते इसे भूल जाओ, ये कुछ भी नहीं है। दाना गुड्डे के साथ खेल रही होती है। रिया दाना को गुड्डे और गुड़िया के साथ खेलता देखती है। वह खुद से परेशान होती है। वह शीशे में खुद को देखते हुए बोलती है वास्तव में कौन हो तुम? आप कौन हो जो शीशे में दिखती हो? बोलती मिस। दाना बोलती हाँ। ये दाना से बोलती है आपको दूसरों के सामने यही नहीं कहना चाहिए मैं सुंदर हूँ। दाना हैरान होते हुए बोलती है क्यों? क्या किसी ने कुछ बुरा कहा इसलिए आप परेशान हैं? रिया बोलती है नहीं ऐसा नहीं है। रिया दाना का कंधा पकड़ कर बोलती है आप जानती है मिस, चलो हम दोनों के बीच में रहने दो, एक रहस्य सिर्फ हम दोनों के लिए, इसे अपना छोटा सा रहस्य रखेंगे। दाना बोलती है एक रहस्य? रिया खुद से बोलती है वह अभी भी यंग है इसलिए वह केवल दुनिया को सुंदर देखती है। हंसते हुए दाना से बोलती है हाँ यह बात कि मैं सुंदर हूँ कोई और नहीं जानता है। मैं खुद से बोलती हूँ मुझे दाना के लिए थोड़ा बुरा लग रहा है लेकिन सच को शायद थोड़ा होना ही सबसे अच्छा है। दाना की आंखें तो रिया की बात सुनकर चमक रही होती है। दाना बोलती है आप और सिर्फ मैं ही जानते और कोई नहीं। रिया बोलती है बिल्कुल सही, तो राज का क्या करे? दाना लिटिल फिंगर दिखाते हुए बोलती है इसे सुरक्षित रखेंगे। पिंकी कसम मैं इसे सुरक्षित रखूंगी क्योंकि दाना एक बहादुर शूरवीर है और उसे राजकुमारी की रक्षा करनी। एक नौकरानी आकर बोलती है यंग लेडी आपका भोजन तैयार है। ये दाना से पूछते है क्या हम जाकर खाना खाएं माय लेडी? दाना हंसते हुए बोलती है हाँ। वह दोनों डाइनिंग हॉल में आ जाते हैं जहाँ सभी लोग बैठे होते हैं। दाना ड्यूक के गले लगकर बोलती है पापा। ड्यूक बोलते है ध्यान से। दाना सिर्फ हंस रही होती है। ये सर झुकाए बोलती है अब तो डचेस भी आ गई है, सब लोग इकट्ठे हो गए हैं। ये सोच रही होती है तभी ड्यूक बोलते लूसियो। लूसियो बोलते हाँ फादर। ड्यूक कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए बोलते आओ मेरे पास बैठो। रिया तुम यहाँ बैठो। रिया तो घबरा रही होती है। ड्यूक बोलते है दाना मेरी गोद में खाएगी और रिया तुम्हें उनके बगल में बैठना चाहिए। रिया मन में रोते हुए सोचते सभी नौकरानियां देख सकती हैं। लेकिन नजर हेलन पे जाते है जो चुपचाप खड़ी होती है। लेकिन वैसे वह तुरंत ही आपत्ति जताती लेकिन आज चुप है क्योंकि घर में ऐसे काम करते जो कहते हैं वही कानून। फिर भी बहुत समय हो गया है जब से उन सभी ने इस तरह का पारिवारिक भोजन किया। क्या वास्तव में मुझे यहाँ होना चाहिए? लूसियो अपना हाथ टेबल पर रखता है जिससे रिया डर जाती है। लूसियो रिया को अपनी बगल वाली कुर्सी पर बैठने के लिए बोलता है। रिया लूसियो को धन्यवाद बोलती है। डचेस हंसते हुए बोलती है ठीक है तो चलो खाते हैं, ठंडा होने पे इसका स्वाद अच्छा नहीं रहेगा। कब से हम इस तरह एक साथ बैठ के खाना नहीं खाए हैं। तुम जल्दी ही अकेडमी में वापस जाओगे लूसियो, इसलिए आराम करो और इन कुछ दिनों का आनंद लो। लूसियो बोलता है हाँ माँ। दाना रिया की तरफ खाना ले जाते हुए बोलती है इसे खाओ दीदी। रिया थैंक यू माय लेडी बोल के खाने जा रही होती है। हंसते हुए बोलते दाना तुम्हारा बाजू बहुत छोटा है, तुम मुझसे कभी नहीं जीत पाओगी। दाना बोलती लेकिन मैं उसे देने जा रही थी। रिया को समझ नहीं आ रहा होता है हो क्या रहा है। जैसे बोलती है रिया तुम अपनी उम्र के बच्चों से छोटी हो इसलिए तुम्हें भरपूर खाना चाहिए। रिया बोलती है हाँ मैडम थैंक यू। रिया खाना खाते हुए सोचती है आखिर आज का दिन क्यों है जब इतनी सारी नौकरानियां आसपास हैं, क्योंकि उन सभी का ध्यान लूसियो की तरफ होता है। वह दूसरी तरफ देखते हुए सोचती है आज बहुत शांति है, वह सभी लूसियो को घूर रहे हैं। ये मन ही मन सोचती है हाँ ये सच है। उसका चेहरा आपकी नजरों को अपनी ओर खींचता है। हालांकि मुझे अभी भी दाना बहुत पसंद है। लूसियो जो बेफिक्र होकर अपना खाना खा रहा होता है। रिया खाना खाते हुए सोचती है लूसियो को धन्यवाद, कम से कम आज का केंद्र मैं नहीं हूँ। जबकि रिया को ये नहीं पता होता है वह पहले ही उनकी नजरों में आ गई होती है। सभी नौकरानियां रिया के बारे में बातें करने लगती है। उसने यंग मास्टर के बगल में बैठकर भोजन किया है, उन्होंने खुद ही वह भोजन परोसा है। उन्होंने जो कपड़े पहने उनका क्या? सोनिया ने कहा कि उन्होंने लेडी के कपड़े चुरा लिए थे। कौन जानता है कि ड्यूकल स्टेट में क्या हुआ, लेकिन स्पष्ट रूप से सभी को मूर्ख बनाया गया है। अंदाजा भी नहीं है वह कितनी चालाक है। लेकिन हमारे जैसी नौकरानियां क्या कर सकती हैं? यहाँ तक कि घर की मालकिन और छोटे यंग मास्टर और यंग लेडी खुद उसकी रक्षा कर रहे हैं। पूरे महल में इसी तरह की बातें रिया के बारे में हो रही होती है। तभी उनमें से कोई नौकरानी बोलती है रुको शैतान की बात करो, सबसे बड़ा यंग मास्टर अभी अभी आया है। ठीक है अगर ये लॉर्ड लूसियो है वह उस लड़की को कभी भी कुछ करने से नहीं रुकेगा। अगली सुबह ड्यूक महल बेहद ही सुंदर लग रहा होता है। लूसियो ड्यूक के सामने खड़ा होते हुए बोलता है आप मुझसे बात करना चाहते हैं? ड्यूक बोलते हैं हाँ मुझे यकीन है कि आपने पहले ही सुना होगा, इस क्षेत्र में कई चीजें घटित हुई हैं, हम सभी के लिए बहुत मददगार थी। लूसियो बोलता है तो आप कह रहे कि वो ये है? ड्यूक बोलते ये सही है, वो इतनी होनहार है मैं उसे नौकरानी बना के नहीं छोड़ सकता। उसके पास प्रकृति का तोहफा है, जो भी रास्ता चुनेंगी उसमें वह कुशल होगी। लूसियो ड्यूक की बातें ध्यान से सुन रहा होता है। ड्यूक को देखते हुए सोचता है ये अजीब बात है, पिता जो आमतौर पर बाहरी लोगों से दूरी बनाए रखते हैं इतनी रुचि ले रहे हैं। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं उसके बारे में कैसा महसूस करता हूँ। जब मैं पहली बार कल उसके सामने आया मुझे कुछ अलग महसूस हुआ जो पूरी तरह से समझ के परे था। तेज दर्द जैसे मेरे दिल को चीर दिया जा रहा हो और अंदर से उठती नाराजगी की लहर और फिर तीव्र इच्छा की भावना। तभी लूसियो ड्यूक की आवाज से होश में आता है, लेकिन उसने समर्थन ठुकरा दिया। लूसियो बोलता है तो उसने मना कर दिया। ड्यूक बोलते हाँ, कहा कि वह नौकरानी के रूप में काम करना चाहती है। यही कारण है कि मैं चाहता हूँ कि आप उसे राजी कर ले। लूसियो बोलते हैं लेकिन एक बात है। बोलते हैं कि आपके पास सवाल है। अगर वह समर्थन स्वीकार कर लेती है तो क्या इसका मतलब ये कि उसे संपत्ति छोड़नी होगी? तो अपना सरनाम में हिलाते हुए बोलते नहीं, वह अभी भी यंग है और दाना को उसकी जरूरत है इसलिए ऐसा नहीं होगा। यह सुनकर लूसियो बोलते उस मामले में
समझाइए, बोलते हुए लूसियो के चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान होती है। दूसरी तरफ रिया बोलती है, रुकिए, जो मुख्य भवन के पुस्तकालय की सफाई का काम सौंपा गया है ना कि लेक्सी। भूरे बाल वाली नौकरानी बोलती है, क्या कोई समस्या है? रिया बोलती है, नहीं नहीं, मैं अभी जाती हूँ। ये बताते मुख्य भवन का पुस्तकालय केवल ड्यूक के परिवार के लिए है और ये प्राचीन और दुर्लभ पुस्तकों से भरा हुआ है, शाही पुस्तकालय के बराबर, और मैं वहाँ अकेली रह सकती हूँ। मन में सोचती है, तो मूल्यवान चीजों को देखने का सबसे अच्छा मौका है। रिया उनसे बोलकर सफाई करने के लिए चली जाती है। दोनों नौकरानियां रिया को जाता देख रही होती हैं। उसके जाने के बाद बोलती है, क्या मूर्ख है, सबसे बड़ा यंग मास्टर अपना ज्यादातर समय वहीं पे बिताता है और उसे परेशान करने वाले को नापसंद करता है। रिया जो गाना गुनगुनाते हुए लाइब्रेरी की तरफ जा रही होती है, सोचते हैं, जादू का सिद्धांत, साम्राज्य का इतिहास या शायद जड़ी बूटियों का विज्ञान, मुझे किस किताब से शुरुआत करनी चाहिए, यह सोचकर वह बहुत ही खुश हो रही होती है। चलती हुई बोलती है, ठीक है, मुझे मैप पर खदानों का स्थान देखना है। जब मैं इस पर काम कर रही हूँ तो मुझे बेल्स की डची पर नजर डालनी चाहिए। वह लाइब्रेरी के गेट के सामने पहुंचकर सोचती है, वह पहले जिसका मैं राजधानी के आने के बाद से इंतजार कर रही थी। वह गेट खोलकर लाइब्रेरी के अंदर जाती है। वहाँ चारों तरफ अंधेरा होता है। वह पर्दों को देखते हुए बोलते हैं, यहाँ काफी अंधेरा है, इस्तेमाल ना होने पर पर्दे बंद कर देते हैं। वह बोल के रिया पर्दे खोल देती है। उसकी वजह से कमरे में रोशनी हो गई होती है। वह अपने दोनों हाथ कमर पे रखकर बोलती है, सूर्य की रोशनी अच्छी है, सफाई के लिए सही समय है, इससे पहले सारी धूल पोंछ लूं। रिया को अचानक ही कुछ महसूस होता है। वह धीरे से अपना सर घुमाते हुए बोलती है, कोई मेरे पीछे है। उसकी नजर लूसियो पर जाती है, जो बड़े ही आराम से सोफे पे सो रहा होता है। उसके ऊपर सूरज की रोशनी आ रही होती है। रिया मन में ही बोलती है, लूसियो। वह उसे देखकर जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रख लेती है ताकि कोई आवाज ना हो सके। जब मैं अंदर आई थी तो मुझे निश्चित रूप से कुछ नहीं महसूस हुआ था। वह अपने घर में क्यों छुप रहा है? लूसियो अभी भी आराम से सो रहा होता है। रिया लूसियो के पास जाते हुए मनी मन सोचती है, लूसियो जिसे मैंने अब देखा है, हमेशा ऐसा लगता था जैसे संगमरमर से तराशी गई कोई चीज हो, कला का एक नमूना। ये पहली बार है जब मैंने उसे इतना आराम से देखा है, शायद इसलिए क्योंकि वह घर पर है। जाने से पहले इस जगह को थोड़ा साफ कर दूंगी, मैं उसे परेशान नहीं कर सकती। किताब उठाते हुए सोचती है, वह किस तरह की किताब पढ़ते हुए सो गया। वह किताब का नाम देखते हुए बोलती है, डरपोक जानवरों से कैसे संपर्क करें। बिल्लियों के प्रति उनका स्वाद अचानक है, हालांकि मुझे बिल्लियां पसंद है, वे दाना की तरह प्यारी होती हैं। लूसियो सो रहा होता है। रिया उसकी तरफ देखती है। रिया लूसियो को देखते हुए अचानक अपना हाथ लूसियो की तरफ बढ़ाती है। वह पुस्तकालय में आज सहजता से क्यों सोता होगा? मैंने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था, लेकिन करीब से देखने पे वह दाना जैसा दिखता है। इसका उनके बाल यह लगभग एक जैसे हैं। रिया सोच ही रही होती है, तभी लूसियो अपनी आंखें खोलता है। दोनों ही एक दूसरे को देख रहे होते हैं। ये डर के मारे जल्दी से अपना हाथ हटा लेती है। लूसियो बोलता है, क्या कर रही हो तुम यहाँ? जल्दी से उससे माफी मांगती है। रिया पीछे हट रही थी, तभी उसका पैर उसके कपड़े में फंस जाता है। तो चिल्लाते बोलता है, रुको। इससे पहले ही रिया गिर जाती है। उसने जो कागज पकड़े होते हैं वह भी गिर जाते हैं। रिया अपने सर पर हाथ रखते हुए बोलती है, आउच। ये सोचती है अभी इसके लिए समय नहीं है। ये जल्दी से डॉक्यूमेंट उठाते हुए लूसियो से माफी मांगती है। बोलती है, मैं सफाई करने के लिए यहाँ आई थी, लेकिन सोते समय आपको टेबल पे असहजता महसूस हो रही थी, इसलिए मैंने मदद करने की कोशिश की। लूसियो बोलता है, सफाई करने के लिए किसने कहा? रिया बोलते हुए अचानक ही रुक जाती है। उसे समझ आ जाता है उन दोनों ने उसे फंसाने के लिए ऐसा किया है। उन्हें पता था लूसियो यहाँ है और उन्होंने मुझे जानबूझकर भेजा था। मुझे इसका एहसास पहले नहीं हुआ। सोचते हुए लूसियो को कागज देते हुए बोलती है, मैंने उन्हें व्यवस्थित किया था, लेकिन लगता है कि आपको दोबारा सही करना होगा। लूसियो कागज देखते हुए सोचता है, वह विषय के अनुसार उचित रूप से ठीक है। लूसियो बोलता है, लगता है आप पढ़ना जानते हैं, आप कई कठिन शब्द भी जानते हैं, आपने कितना समझा? रिया सोचते हुए अचानक ये क्यों पूछ रहा है? ये बोलते हैं, बस थोड़ा, वास्तव में मुझे नहीं पता। लूसियो बोलता है, ऐसा लगता है तुम भाग रही हो। सुनकर रिया की आंखें बड़ी हो जाती है। लूसियो बोलता है, किससे? यह सुनकर वह लूसियो को देखती है। तुम डरे हुए हो, इसमें कोई भी मदद नहीं की जा सकती। वे दोनों नौकरानियां दरवाजे के बाहर खड़े होकर बातें सुनने की कोशिश कर रही होती है। बाल वाली लड़की बोलती है, कुछ सुनाई दे रहा है। काले बाल वाली लड़की बोलती है, शायद डांट पड़ रही है। तभी लूसियो की आवाज आती है। बुरे बाल वाली लड़की बोलती है, वह बुला रहा है। जल्दी से गेट खोलकर कमरे के अंदर जाते हुए बोलती है, हाँ यंग मास्टर, क्या बात है? ये कहते हुए वो बहुत ही खुश होती है। वे देखती है लूसियो बोलता है, वो सूची में सब कुछ मिल गया है। लड़की सोचती है, मैं जानती थी कि वह उसे डांट रहा था, उसने मुझे और भी कठोर सजा के लिए बुलाया होगा। लूसियो के पास जाते हुए बोलती है, यंग मास्टर, क्या आपको कुछ चाहिए? जो रिया की तरफ हाथ दिखाते हुए बोलता है, यह बच्चा। ये सुन के रिया और उस लड़की को समझ नहीं आता लूसियो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। लूसियो बोलता है, गर्म चाय और हल्का नाश्ता तैयार करो। सुन के रिया हक्की बक्की हो जाती है। कुछ देर बाद रिया के सामने टेबल पर नाश्ता होता है। रिया जो अभी भी सदमे से निकली नहीं होती है। रिया और वो लड़की सर झुकाए सोचती है, को ये डांटे नहीं है। ये बोलती है, तो फिर मैं अलविदा लेती हूँ। रिया बोलती है, यंग मास्टर, अचानक भोजन क्यों? लूसियो बोलता है, आप मेरी सूची की सभी किताबें ले आई हैं। यह एक इनाम है और मैंने सुना है कि खाना सबसे अच्छा इनाम है। ये सुन नहीं पाती है। लूसियो बोलता है, सवाल पूछना बंद करो, खाओ। ये बोलती है, ठीक है। ये बोलकर वो खाने लगती है। लूसियो बोलता है, अभी अब से लाइब्रेरी में हर दिन आओ। ये डरते हुए बोलती है, हर दिन? कि चम्मच से तो नाश्ता भी गिर जाता है। रोते हुए मन में सोचती, मुझे परेशानी नहीं है, लेकिन आपकी नींद उड़ गई और चुपके से ये सब देखते हुए पकड़े गई तो क्यों? मुझे मत बताओ, तुमने मुझे सिर्फ परेशान करने के लिए अपने सामने रखे हो। ये बोलते हैं, लेकिन मुझे अभी एक खुले अनुभाग में नियुक्त किया गया है, इसलिए मैं निश्चित रूप से नहीं कर सकता। एलन और जैक अंदर आते हुए बोलते हैं, रिया को लूसियो के पास देखकर बोलता है, तुम यहाँ क्यों हो? ये सोफे पे से उठते हुए बोलती है, मैं सफाई करने के लिए आई हूँ। एलन आगे बढ़ते हुए बोलता है, सफाई? ये जगह मेरे भाई का निजी अध्ययन कक्ष है। आप? बोलती है, मुझे दूसरों ने नियुक्त किया था, मुझे पता नहीं था कि ये आमतौर पर खाली होता है, इसलिए
मैं बस। एलन बोलता है क्या अन्य नौकरानियों ने आपको यहाँ नियुक्त किया है? ये सही नहीं हो सकता। वहाँ पर आकर लूसी उसे माफी मांगती है, सर झुकाए हुए बोलती है मेरे नियंत्रण में काम करने वाली किसी नौकरानी से गलती हो गई है, जरूरी कोई गलतफहमी हुई होगी। लूसी बोलते हैं मुझे इसकी परवाह नहीं है कि यह गलतफहमी थी या नहीं, बस ये सुनिश्चित करिए कि दोबारा ना हो। एलन बोलती क्षमा। लूसी बोलते हैं इसका मतलब कल वह फिर यहाँ आ रही है, कुछ और मत करो, सीधे यहाँ आओ। यहाँ तक कि अकेडमी में लौटने के बाद भी जो ये सुनकर हिचकिचा रही होती है। लूसी और डरावने तरीके से बोलता है समझे, या घबराते हुए बोलती है हाँ यंग मास्टर। एलन बोलती है यंग मास्टर आप उस लड़की को इस जगह को क्यों संभालने दे रहे हैं, मैं कारण पूछ सकती हूँ? सुनकर लूसी ठंडे स्वर में बोलता है एलन क्या मुझे हर काम आपसे पूछकर करना होगा? हेलन डरते हुए बोलती है नहीं यंग मास्टर मुझे माफ करें। हेलन वहाँ से माफी मांगकर चली जाती है। तो एलन को देखते हुए बोलता है तो एलन आपको अचानक यहाँ क्या लाया है? बोलता है कि मैंने सोचा कि आप हैं तो शायद आप ट्रेनिंग के दौरान जैक और मुझ पर नजर रख सकते हैं, पूछने आया था। लेकिन जब मैंने अपने हेडमेट को देखा तो मुझे हैरानी हुई कि क्या हो रहा है। इससे भी जरूरी बात यह है कि आप हर दिन रिया को यहाँ आने के लिए क्यों कह रहे हैं? ध्यान टेबल पर जाता है। वो बोलता है ये सारा खाना किस लिए है? वो बोलता है मुझे उससे बहुत सारा काम कराना है और खाना सारे का इनाम है क्योंकि उन्होंने कहा ये उनका पसंदीदा है। एलन लूसियो की बात सुनकर हैरान होते हुए बोलते एक इनाम। एलन से बोलता है आपके पीछे बच्चा कौन है? एलन बोलते है ये जैक है, इलेक्शन ऑर्डर में है, एक नया ट्रेनी नाइया के साथ अनाथालय में था, वह मेरा स्पेयरिंग साथी है। सर झुकाते हुए बोलता है हेलो यंग मास्टर। बोलता है तुम भी उसी अनाथालय से हो? उसी जाते हुए बोलता है मैं अपनी नियुक्ति से पहले कुछ समय निकालूंगा, इसलिए अभी लिंक जगह पे आ जाइए। एलन जैक को पहले जाने के लिए बोलता है मैं कुछ किताब लेने जा रहा हूँ। जैक बोलता है ठीक, और वहाँ से चला जाता है। एलन बोलता है रिया मेरा भाई किसी को भी पुस्तकालय में आने नहीं देता, या तो आपने उसकी नींद को जगा दिया हो या कुछ और किया हो तो आपको डची से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये सुनकर रिया हैरान हो जाती है क्योंकि उसने पहले ये गलती कर चुकी है। एलन बोलता है इस प्रतिक्रिया का क्या मतलब है, मुझे मत बताओ। एलन को समझ आ जाता है रिया ने क्या गड़बड़ की है। चिल्लाते बोलता है क्या तुम पागल हो सकता है तुम्हारी नौकरी का आखिरी दिन हो। जल्दी से माफी मांगती है। ये मन में रोते बोलते हैं लेकिन मुझे कुछ नहीं पता था। एलन अपने आप को शांत करते हुए बोलता है खैर इसे भूल जाओ, तुम्हें क्या लगता है कि मेरा भाई तुम्हें क्यों छोड़ दिया? ये सुनकर रिया हैरान होती है। उससे बोलते है क्यों सचमुच नौकरानियों पे दया क्यों दिखाएगा जिसके बारे में उसकी पहली राय अच्छी नहीं थी, मुझे मत बताओ। फिर एलन की आवाज आती है जो बोलता है दाना की वजह से है। एलन बोलता है मेरा मतलब है कि मेरे भाई ने तुम्हें दाना की वजह से छोड़ दिया। जब बात दाना की आती है तो वह कमजोर है। जब उसने तुम्हें बदसूरत कहते सुना तो वह पूरे दिन एक दूसरे से उदास रहे, इसलिए तभी एलन की नजर रिया पे जाती है जो कापरी होती है। ये अपने मुंह पर हाथ रख के बोलती है दाना ने मेरे लिए ऐसा किया। वह रोते हुए बोलती है मुझे पता था, इसीलिए सब ऐसा था। अजीब सा चेहरा बनाते हुए बोलता है क्या आप इस समय सचमुच भावुक हो गए हैं? विश्वास नहीं होता। खैर जब तुम दाना से मिलो तो उसे ये बताओ कि भाई तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार कर रहा था। बोलते इस विषय पे बोलते हुए अब लेडी का क्लास समाप्त होने का समय हो गया है। एलन बोलता है आप सुन रहे हैं ना? यह जो वहाँ से जा रही होती है एलन उसे रोकता है। शांति से बोलता है क्या आपको शायद अन्य नौकरानी आपको परेशान कर रही है? ये सुन के ये एलन की तरफ देखती है। ये बोलती है क्या तुम किस बारे में बात कर रहे हो? एलन बोलता है ये आसानी से एक प्रभावित क्षेत्र है, लेकिन आपको वहाँ नियुक्त किया गया था। मैं इस बारे में जो चाहूँ वो सोचूं, ये अजीब है। ज्यादातर लोग इस जगह से बचते हैं। आप जानते हैं अगर ये बदमाशी नहीं है तो आप इसे कैसे समझाएंगे? सुन के रिया गुस्से से बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं ज्यादातर लाइब्रेरी में रहूंगी इसलिए मैं ठीक रहूंगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, तो कृपया कुछ मत करिए, जल्दी में इसलिए मैं पहले जाऊंगी। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। एलन रिया को आवाज लगाते हुए बोलता है अगर आपको कभी भी मदद की जरूरत हो तो मुझसे कभी भी बात करें। रिया कॉरिडोर में भागते हुए सोचती है तो एलन ने भी इसे नोटिस कर लिया। तब लूसियो को भी पता चल गया होगा कि अन्य नौकरानियां मुझे परेशान कर रही हैं, तो मैं वह नौकरानी हूँ जिसकी उनकी छोटी बहन परवाह करती है, इसलिए उन्होंने मेरा ख्याल रखा। इसलिए मुझे एहसास हुआ कि एलन जिसे मैं अभी भी बच्चा समझती थी उसने भी इसे समझ लिया। ये बहुत ही शर्मनाक है। हालांकि ये मेरी गलती नहीं है जो इस वक्त थक कर रुक गई होती है। सीन चेंज होकर दाना के कमरे का होता है। यह दाना को कहानी सुना दी होती है। दाना जो कहानी सुनते हुए सो गई होती है। ये उसे देखकर सोचती है मुझे इसे पढ़ने के लिए बहुत ही विनती की, वह अब सो चुकी है। अगर मेरे पास अधिक समय होता तो मैं खुद ही स्टाफ के साथ समस्या का समाधान कर लेती। इस तरह मैं अनजाने में लूसियो का कर्जदार बन गई। ताकि मैंने खुद से वादा किया था कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी, फिर ये समस्या क्यों बढ़ती जा रही है? दाना जो इस वक्त नींद में होते हुए धीरे से अपनी आंखें खोलते हुए बोलती दीदी। रिया दाना को देखते है जो उठ गई होती है। दाना बोलती मैं हमेशा तुम्हारे साथ खुशी से रहना चाहती हूँ दीदी। रिया बोलती है आपका क्या मतलब है? दाना नींद में बोलती है हमेशा दीदी के साथ। वो दाना को देखते हुए खुद से बोलती है मैंने पहली बार ड्यूक एलाइड का पीछा किया था तो ये हल्के दिल से था। अगर दाना मेरे पीछे आई फिर भी मैंने इसे हल्के में लिया क्योंकि ये बच्चे की जीवित रहने की प्रवृत्ति थी जिसके पास आगे बढ़ने के लिए कोई और रास्ता नहीं था। इसलिए मैंने किसी भी दिन वहाँ से चले जाने का संकल्प नहीं बदला। लेकिन जब मैं इस बच्चे को हर बार मुझसे इतना प्यार करते देखती हूँ मेरा दिल डगमगा रहा है। सोचते हुए रिया कमरे के बाहर आ जाती है और गेट बंद कर देती है। कॉरिडोर में चलते हुए खुद से बोलती है मुझे हैरानी है कि जैक और यंग मास्टर परिवार के साथ
चीजें अच्छी तरह से समाप्त हुई हैं। फिर कोई रिया का नाम लेता है। रिया सामने देखती है। ये बोलती है मैडम क्या आप वापस आ गई? डचेस मुस्कुराते हुए बोलते हैं क्या दाना पहले ही सो चुकी है? ये बोलती है हाँ मैंने अभी कहानी पढ़ के सुनाई है। डचेस बोलती है आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। डचेस बोलती है हेलन ऐसा लगता है कि दाना को जल्दी महारानी और राजकुमारी द्वारा आयोजित चाय पार्टी में बुलाया जाएगा तथा कृपया शिष्टाचार शिक्षक से कहे कि वह शाही दरबार के शिष्टाचार पर अधिक ध्यान दे। ये बोलती है हाँ मैडम अब मैं माफी मांगती हूँ। ये सुनकर हैरान होती है। ये हेलन को देखकर मन में सोचती है फिर से वही ठंडी आंखें क्यों? जस बोलती है रिया मैंने सुना कि आप कल से मुख्य भवन के पुस्तकालय में काम शुरू कर रहे हैं। बोलती है हाँ। रिया सोचती है क्या मुख्य नौकरानी ने उन्हें बताया? डचेस को भी पता है अन्य नौकरानियों ने मुझे परेशान किया है। डचेस रिया के कंधे पे हाथ रखकर बोलते ये तो अच्छी खबर है। दूसरे और दूसरों बच्चे से थोड़ा अलग है इसलिए शुरुआत में वह थोड़ा मुश्किल हो सकता है लेकिन मुझे आशा है कि आप उसके साथ रहेंगे और उसकी मदद करेंगे जो आमतौर पर किसी को अपने करीब नहीं आने देता। वह सचमुच तुम्हें पसंद करता होगा। दाना अपना सर हिलाते हुए बोलते बिल्कुल नहीं यह लेडी दाना की बदौलत होगा। डचेस बोलती ऐसा नहीं हो सकता वह मेरा बेटा है। तुम्हें लगता है कि मैं नहीं जानती कि इसके दिल में क्या चल रहा है? लूसियो हमेशा से एक ऐसे बच्चे थे जो बिना बताए सब कुछ खुद ही समझ लेते थे। मुझे उन पर गर्व था लेकिन साथ ही चिंता भी थी इसलिए मैंने पढ़ाई करने के बजाय आराम करने के लिए बोला। लेकिन सब बुजुर्गों को पता चला तो वह दौड़ते मेरे पास आए और मुझसे कहा कि मैं ड्यूकल हाउस के वारिस को बर्बाद कर रही थी। आखिरकार हम अपनी राय पे सहमत नहीं हो सके। मैंने लूसियो को राजधानी भेज दिया। आखिरकार वह बहुत अच्छे से बड़ा हुआ लेकिन मुझे अभी भी उस फैसले का पछतावा है कि मैंने उसे अपने साथ नहीं पाला है जैसे कि मैंने एलन और दाना के साथ किया था। ऐसे लगता है कि वह हेलन के साथ अधिक सहज महसूस करता है। रिया बोलती है ऐसा नहीं हो सकता मैं आपके पास असहज महसूस नहीं करता होगा मैडम। डचेस बोलती है हे भगवान मैं तुम्हें यहाँ रोककर बकवास कर रही हूँ। हंसते हुए रिया के कंधे पे थपथपाते हुए बोलती है किसी भी स्थिति में इसे पुस्तकालय में खूब किताबें पढ़े और अपने मन को इच्छा अनुसार अध्ययन करे। रिया बोलती है हाँ मैडम। हम देखते रिया बगीचे में होती है। सोचती है आखिरकार डचेस हेडमेड के साथ तो नहीं हो सकी। इसका कारण लूसियो था। जब वह बच्चा था तो हेडमेड ने उसके घर पर लूसियो की देखभाल करती थी लेकिन इसके अलावा लूसियो का रवैया हेडमेड के प्रति बिल्कुल भी गर्मजोशी से भरा नहीं था। कुछ महसूस हुआ तो वो ठंड। क्या ऐसा कुछ है जो मैं अभी भी नहीं जानती? तभी रिया का ध्यान दूसरी तरफ जाता है जहाँ पर लूसियो खड़ा होता है। वह चांद को देख रहा होता है। रोशनी से वह चमक रहा होता है। रिया धीरे से बोलती है लूसियो मैं आपसे बहुत सी बातें पूछना चाहती हूँ। जिसको कैसे बचाएं? हेडमेड के साथ आपका रिश्ता वास्तव में कैसा है? मैं अभी तो कुछ नहीं कर सकती। तभी लूसियो को कुछ महसूस होता है। मैं उस तरफ देखता है जिधर थोड़ी देर पहले जहाँ से रिया लूसियो को देख रही होती है। वह बोलता है क्या ये सिर्फ मेरी कल्पना है? लाइब्रेरी में काम करते हुए कुछ दिनों में बहुत कुछ घटित हुआ। सबसे पहले उन सभी नौकरानी को हटा दिया गया जो मुझे परेशान कर रही थी। नौकरानियों की शिकायतें हुई रही लेकिन वह मुझे पहले की तरह परेशान नहीं कर सकी। लूसियो के आदेश के कारण मैं पूरे दिन लाइब्रेरी में रह सकी। मैं मन में सोचती बेशक मैं उन सभी लोगों से थक गई हूँ जो आते रहते हैं। उन सभी की बातें याद करके रिया का चेहरा अजीब हो जाता है। टेबल पे किताबों को रखती है। वह सोफे पे बैठकर किताब खोलते हुए बोलती है जब लूसियो आसपास नहीं है तो मैं स्वतंत्र रूप से पढ़ सकती हूँ। वह मुझ पर ज्यादा ध्यान नहीं देती लेकिन मैं अभी भी मैं अपनी थोड़ी भावनाओं को महसूस करती हूँ। यह परेशानी भरा है। लूसियो रिया के पीछे आते हुए बोलता है ये क्या है? लूसियो की आवाज सुनकर इतनी हैरान हो जाती है। वह सोफे की एक तरफ चली जाती है बोलती है यंग मास्टर आप कब आए? लूसियो बोलता है बस अभी। तुम चौंक क्यों रही हो? क्योंकि मैं कुछ लाया हूँ तो चाय और दूध भी ले आओ। हिचकिचाते बोलती है हाँ। चाय और दूध ले जाते हो सोचते क्या फिर से नाश्ता लाया है? मैं भारी हुई इसी कारण मेरा वजन बढ़ रहा है। तो ब्रेड है जो अकेडमी के सामने वाले स्टॉल पर बेचते हैं। लूसियो रिया को ब्रेड देते हुए बोलते है ये खाओ। ये ब्रेड लेते हुए धन्यवाद बोलती है। ये सोचती है मैंने आज सुबह से उसे नहीं देखा। मुझे मत बताना कि वह अकेडमी ब्रेड खरीदने गया था। कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जो परेशानी पैदा करने वाला हो। ये ब्रेड का एक बाइट लेती है। वह खाते हुए सोचती है ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। तो इसका स्वाद ऐसा है। आप तो उसे ऐसे घुरे जैसे आप उसे खा जाना चाहते हो ना। हाँ ये सही है सादी और पुरानी रोटी। मुझे इसकी बहुत ही तलब थी। समय मैं केवल अकेडमी के छात्रों को घूर सकती थी। तो यही चाहते थे ना। तुम ऐसा चेहरा क्यों बना रहे हो? तो फिर ये कैसा रहेगा? लड़का अपना हाथ आगे करता है जिसमें कैंडी होती है। इससे मुझे उस समय आपके द्वारा दिखाई गई दयालुता याद आ गई। देखते हुए लूसी होता है। रिया से बोलता है ये एक ऐसी औषधि है जो आपके मूड को बेहतर बनाती है। इसे आजमाइए। यह एक जादुई चीज है जो आपको अच्छा महसूस कराती है। इसे आजमाएं। रिया कैंडी को देखते सोचती है कोई जादुई चीज जो आपको अच्छा महसूस कराती है। पहली बार है जब मैं असली जादू देख रही हूँ। रिया अपना हाथ आगे बढ़ाती है। उसके हाथ में कैंडी दे देता है। रिया टॉफी को मुंह में डालते हुए सोचती है यंग मास्टर सचमुच झूठ बोलेंगे। रिया को टॉफी खाने के बाद ऐसा लगता है कोई जादू। मन में सोचती है ये तो स्वादिष्ट है। उसे बोलते हैं कैसे लग रहा है? क्या अब आप बेहतर महसूस कर रही हैं? फिर से मेरा नाम बोलो जैसे तुमने पिछली बार कहा था। तो लूसी बहुत ही खुश होता है। रिया सोचती है नाम। जब उसे याद आता है वह पिछली बार लूसियो का नाम लिखने की कोशिश कर रही थी। जल्दी से सर झुका के माफी मांगती है। लूसियो रिया के माफी मांगने से हैरान होता है। अब कभी भी बिना इजाजत के आपका नाम नहीं लूंगी इसलिए। लूसियो कुछ नहीं बोलता है। उस दिन मैंने उससे माफी मांगी उसका जवाब कभी नहीं मिला। बाद में मुझे एहसास हुआ ये कोई जादू नहीं चॉकलेट था। कुछ समय बाद मैंने भिखारियों का समूह छोड़ दिया इसलिए मुझे कभी नहीं पता चला कि लूसियो ने मुझे क्यों दिखाया। और
और तब से मैंने ज्यादा मीठा नहीं खाई। नहीं सोचा था कि मैं ऐसा स्वाद फिर कभी चखूंगी, लेकिन मुझे उस दिन जादुई चीज जैसी मीठी चॉकलेट का स्वाद फिर चखने को मिला। ड्यूकल स्टेट में डचेस ने खिलाया था। अगर सोचो तो डचेस अभी तक लाइब्रेरी नहीं गई। वे व्यस्त होंगे, लेकिन जब लूसियो के बारे में उन्होंने बात की तो चेहरे पर जो भाव थे, क्या वे सोचती है कि लूसियो उनके आसपास ऐसा महसूस करता है? रिया लूसियो की तरफ देखते हुए बोलती है, हेडमेड आपको आपके नाम से क्यों नहीं बुलाती? जब रिया को एहसास होता है, उसने बिना सोचे समझे पूछ लिया लूसियो से। लूसियो बोलते है, ये सिर्फ एक आदत है, उम्मीद नहीं होती है जवाब की। मैं बचपन से ही राजधानी में पला बड़ा हूँ और उस समय वे हेडमेड नहीं थी। बाद में जब मैंने उनके बात करने के तरीकों को बदलने की कोशिश की तो उन्होंने जोर देकर कहा कि वे मुझे मेरे नाम से ही पुकारते रहे। तो मैंने बिना सोचे समझे यही किया। लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? सोचती है वे मुझसे नाराज नहीं हुआ, शायद मैं कुछ और पूछ सकूं। क्या आप मैडम के पास असहज महसूस करते हैं? आप पूछ रही हैं कि क्यों मैं अपनी माँ की अपेक्षा हेडमेड के साथ अधिक परिचित महसूस करती हूँ? ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आप कुछ ऐसा सोच सके। बेतुका है, क्या माँ ने ऐसा कहा? सुनकर ये हैरान होते हुए बोलती वो, अगर ऐसा नहीं है तो क्या आप मैडम के साथ थोड़ा दयालुता से पेश आ सकते हैं? या शायद ये थोड़ा सा अभिमान हो, लेकिन अगर ये डचेस को दिल को थोड़ा हल्का करने में मदद करे तो शायद हम भविष्य में ऐसी विपत्ति को होने से रोक सकेंगे। लूसियो बोलते ठीक है, मैं करूँगा। ये सुनकर वह सोचते है, वह क्यों मुझ पर चीख नहीं रहा? क्या लूसियो हमेशा से इतना शांत था? लूसियो बोलते मैं तुम्हारे साथ ईमानदार था, इसलिए अब तुम्हारी बारी। तुम मुझसे डरते क्यों हो? तो समझ नहीं आता लूसियो ने क्या बोला। लूसियो बोलता है, जब हम पहली बार मिले थे तो मुझे देखकर तुम कांप उठे थे। उसके बाद जब भी तुम मुझे देखती हो तो हमेशा तनावग्रस्त हो जाती हो और हैरान हो जाती हो। क्या ये मेरी कई बातों की वजह से है? पहली बार जब हम मिले थे मैंने तुमसे कहा था कि तुम सुंदर नहीं हो। क्या इसलिए क्योंकि मैंने आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया? ये जल्दी से अपने सर और हाथ हिलाते बोलती नहीं नहीं, मुझे जरा से भी चोट नहीं लगी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, पर फिर भी मन में सोचते मैं अभी क्या कहूँ। लूसी बोलता है सचमुच? फिर क्या तुम मेरे लिए सुंदर दिखना चाहती हो? ये बोलती नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आपकी नजरों में सुंदर दिखना चाहूँ। मेरे लिए काफी है कि मैं लेडी की नजरों में सुंदर हूँ। कृपया इसे गलत तरीके से ना ले मास्टर, ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपके लिए अच्छा दिखना चाहते हैं, जिनके पास कोई शब्द नहीं होते हैं। दाना आते हुए बोलती दीदी। ये पीछे की तरफ देखते हुए बोलती है माई लेडी। दाना रिया के गले लगकर बोलती है मुझे तुम्हारी याद आई दीदी। ये बोलती है मुझे भी। उन दोनों को देख रहा होता है। ये बोलती है लेकिन माई लेडी क्या आप यहाँ तक अकेले आई? हंसते हुए बोलती है हाँ मैं खुद आई हूँ। यह बोलती है अगली बार कृपया मुझे बुलाई या गलियारे में मौजूद किसी भी नौकरानी या जिसे आप जानते हैं उसे अपने साथ लेकर आने के लिए कहिए। मैं अकेले नहीं घूमना चाहिए, मुझे चिंता नहीं होगी। रिया के गले लगकर बोलती है मैं समझ गई, अब से मैं दीदी के साथ जाऊंगी, मुझे दीदी पसंद है। ये लूसियो की तरफ देखते हुए बोलती है मास्टर क्या मैं अब अलविदा ले सकती हूँ? ये लेडी के साथ खेलने का समय है। लूसियो रिया को वहाँ से जाने के लिए बोल देता है हाँ मैं कल आपसे मिलूंगा। वह रिया को जाते हुए देख रहा होता है। उसे रिया की कही गई बात याद आती है, आपकी नजरों में कभी सुंदर नहीं दिखना चाहती। मैं मेरे लिए काफी है कि मैं लेडी की नजरों में सुंदर हूँ, कृपया इसे गलत तरीके से ना ले। ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपके लिए सुंदर दिखना चाहते हैं। दूसरे बोलते हैं क्या तुम मेरे लिए सुंदर नहीं दिखना चाहती? अपने ही ऊपर हंसते हुए बोलता है मैंने ऐसा कुछ क्यों कहा? उसने मुझसे बिना डरे बात कही। नहीं, उसने मुझे पहले ही लाइब्रेरी में जगाया। अगर कोई और नौकरानी होती मैं इसे जाने नहीं देता। और हंसते हुए बोलता है ऐसा क्यों है कि मैं उस पर गुस्सा नहीं हो सकता? वहीं दूसरी तरफ दाना और रिया हंसते हुए जा रहे होते हैं, इन सभी चीजों से बेखबर। कुछ देर बाद दाना थक कर सो गई होती है। यह सोचते हुए मुझे एक और किताब पढ़ने के लिए कहती रही, फिर से सो गई। रात के भोजन तक मीठे सपने देखो। यह सोचती है ठीक है अब मेरा मौका है। दाना सो रही है और पुस्तकालय का काम भी पूरा हो गया है, इसलिए अभी यह सोचते हुए वह दाना के कमरे से निकल जाती है। मैं आखिरकार बियंका को जवाब लिख सकती हूँ। बियंका को याद करके रिया बहुत ही खुश होती है। वह गाना गुनगुनाते हुए सोचती है मेरे पास बहुत ही सुंदर स्टेशनरी है जो डचेस ने मुझे पिछले बार दी थी। जल्दी ही जाना चाहिए और इसे ले लेना चाहिए। और बाहर बहुत ही तेज बारिश हो रही होती है। सर्वेंट क्वार्टर पहुंच जाती है। तो जाते हुए बोलते हैं अचानक बारिश, मुझे वापस आते समय एक छाता लेना चाहिए। मैं देखती हूँ उसके कमरे के बाहर कई सारी नौकरानियां खड़ी होती है। तभी वो कुछ देख के हैरान हो जाती है। अपने कमरे की तरफ भागते हुए बोलती है तुम ये सब क्या कर रहे हो? उनमें से एक नौकरानी रिया को देखकर बोलती सही समय है। वह बोलती हमने सुना है कि तुम लेडी के सामान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, इसलिए हम आपके कमरे में जांच करने आए हैं। हम देखते हैं रिया की अलमारी से उन्होंने वो ड्रेस निकाली होती है। वैसे दिखाते हुए बोलती है देखो हमने क्या पाया। ये बोलती है मैडम ने ये मुझे तोहफा दिया था। यह बोलकर वह कपड़े की तरफ हाथ बढ़ाती है। नौकरानी कपड़ा दूर करते हुए बोलती है क्या मजाक है मैडम, आपको कितना ही क्यों ना पसंद करती हो, एक मामूली सी नौकरानी को इतना महंगा पोशाक क्यों देंगी? अपनी जगह जानो। यह सोचते ये कुछ ऐसा था जिसे मैंने प्रियंका के पत्र के साथ सावधानी पूर्वक बक्से में रखा था। आखिर ये उसे कैसे मिला? तभी कोई नौकरानी बोलती हे भगवान देखो कितनी बेशरम है, कि उंगलियां इतनी चिपचिपी कैसे हो सकती हैं? रिया जो उनकी बात से बेखबर हैरान खड़ी होती है क्योंकि उसके पत्र को उन लोगों ने खराब कर दिया होता है। तो वह नौकरानी बोलती है मुझे पता था, यह बहुत ही घमंडी है। उससे ये मत कहिए कि मैडम ने आपको सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वह उससे प्यार करती है। ये कहते हुए वह रिया का मजाक उड़ा रही होती है। उसे धक्का देकर जल्दी से पत्र के पास जाती है। लड़की बोलती है क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारा मजाक उड़ा रही हूँ? रिया जो गुस्से से कांप रही होती है वह अपना हाथ पत्र की तरफ बढ़ाती है। रिया बोलती है तब भी और अब भी मुझे तो हमेशा से उपहास और तिरस्कार मिलता है, क्यों?
कोई बोलता है अगर आप चले गए तो एक नीच अनाथ हो जाएंगे और आपके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं होगी। जैसे तुच्छ व्यक्ति के लिए इस तरह का व्यवहार करना कोई समझदारी नहीं है। क्या कहवे रिया का मजाक उड़ा रही होती है, अभी भी अपनी जगह नहीं पता है या जिसके गुस्से की अब कोई सीमा नहीं है तो वह सोचती है तो यही मेरी गलती थी। बहुत तो साधारण हो ना, सुंदर नहीं, ऊंची श्रेणी की नहीं, इतना साधारण कि उन्होंने सोचा कि मैं उससे नीचे हूँ। एक ऐसा व्यक्ति जो प्यार पाने के लायक नहीं है, आसान और सुविधाजनक, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे वे कभी भी कुचल सकते हैं। या गुस्से से बोलती है तुम्हें पता है क्या, मैं अब तक तुम सबको छोड़ती रही हूँ। सुनकर एक लड़की चिल्लाते हुए बोलती है तुम सब, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। या खड़े होते हुए बोलते मैं पीछे हट रही हूँ, मैं तो बस इसे चुपचाप जाने देना चाहती थी। उनकी तरफ देखते हुए बोलती लेकिन फिर। कहते हुए रिया के शरीर से आग निकलने लगती है। इसे देख वह सभी नौकरानी चिल्लाने लगती है। ये गुस्से से बोलती तुम मुझे क्यों सताते रहते हो। नौकरानी वहाँ से भागते हुए बोलती आग आग, सभी लोग भागो। नौकरानी जो रिया का मजाक उड़ा रही होती है डरते हुए बोलती तुम शैतानी औरत हो। रिया जिसकी आंखों में कोई चमक नहीं होती वो बोलती शैतान। तो बोलते मैं किसी भी समय ड्यूक संपत्ति को छोड़ सकती थी लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। स्वतंत्रता नहीं दी, पैलेसिया पर शोध, वास्तव में यह सब एक बहाना था। इतना सारा अत्याचार सहन किया और यहाँ रहने का निर्णय किया क्योंकि मैं दाना के साथ रहना चाहती थी, डचेस को बचाना चाहती थी जो बहुत ही अच्छी है। यही एकमात्र कारण था। उसके करीब जाते हुए बोलती अगर मैं शैतान हूँ तो आप क्या। मैं यहाँ सिर्फ आप जैसे किसी व्यक्ति के द्वारा धमकाए जाने के लिए नहीं रुकी हूँ। ये कहते हुए उसके हाथ में से आपकी लपटें निकलने लगती है। वह चिल्लाते हुए बोलती मैं कहीं भी जा सकती थी। तभी कोई बोलता है रिया, ये सुनकर वह रुक जाती है। वह डचेस होते हैं जो रिया को अपनी तरफ देखने के लिए बोल रही होती है। डचेस घबराते बोलती है रिया मैं तुमसे विनती करती हूँ। ये धीरे से बोलती है योर ग्रेस। वे मन में सोचते हैं ड्यूक लेक्सन भी यहाँ है। देखते ड्यूक लेक्सन भी घबरा रहे होते हैं रिया की ये हालत देख के। सोचते क्या वे नाराज है क्योंकि मैंने घर में उनकी आग लगा दी, इसलिए क्योंकि मैंने उन्हें अपना ये रूप दिखाया तब मैं क्या हूँ सोचकर वह घबरा रही होती है। तभी उसके दिल में दर्द होने लगता है। डचेस बोलती है रिया इधर आओ, मेरा हाथ पकड़ो, वहाँ खतरा है इसलिए कृपया। रिया जिसे अपनी ताकत इस्तेमाल करने की वजह से चक्कर आ रहे होते हैं, वह सोचती मेरा सर गर्म हो रहा है। रिया पीछे हटते हुए बोलती है मैं ठीक हूँ माई लेडी। मुझे ये बोलते हुए वह अपना हाथ खिड़की के किनारे पे रख देती है। सोचती है दखल देने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए स्थिति को रोकना एकमात्र तरीका है। मैं अकेली ही अपना बलिदान दे दूं। सोचते हुए वे नीचे की तरफ देखती है। जिसको समझ आ जाता है रिया क्या करने वाली है, चिल्लाते हुए बोलती है रुक जाओ रिया। रिया जो अपने आप को छोड़ देती है चिल्लाती है नहीं रिया। रिया को गिरता देख हैरान होती है, जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ाती है। लूसियो भी ये देख रहा होता है। रिया लूसियो की आंखों में देखते हुए बोलती है ये नजरें मैंने पहले भी देखी है। एक लड़का रिया को मारा होता है। ये कहते हुए ने मेरा फाउंटेन पेन चुराने की कोशिश की है। रिया जो अपने सर को हाथ रख के कवर कर रही होती है वो बोलती है ये सच नहीं है, मैं इसे वापस देने की कोशिश कर रही थी। लड़का बोलता है झूठ झूठ मत बोलो मुझसे। रिया की नजर लूसियो पे जाती है। भीड़ में खड़ा ये सब देख रहा होता है। इस तरीके से लूसियो देख रहा होता है। ये देख कर रिया हैरान होती है, वह मुझे तुच्छ समझता है। यह सोचकर वह जल्दी से उठती है और वहाँ से भागने लगती है। लड़का चिल्लाते बोलते तुम्हें क्या लगता है, तुम कहाँ भाग रही हो, वहीं रुको। भागते हुए सोच रही होती है सभी लोगों का वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसे मैं इस तरह नहीं देखना चाहती थी। वह बेतहाशा भागी जा रही होती है, यह सोचते हुए कि कोई मुझ पर विश्वास क्यों करेगा। तभी उसका पैर मुड़ जाता है जिस वजह से वह नीचे गिर जाती है। वह रोते हुए बोलती है लूसियो आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो। तभी कोई रिया के सामने आता है। वह बोलता है ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कठिन समय से गुजर रहे हैं। वह सर उठा के ऊपर की तरफ देखती है। आदमी अपने हाथ रिया की तरफ बढ़ाते हुए बोलता है आओ साथ चले। ये प्रेजेंट में सोचती लूसियो अगर मैं आपसे मिलती तो मैं आपसे बहुत सी बातें पूछना चाहती थी। आखिर आपने मुझे कैसे बचाना, क्या तुम्हें मेरी सचमुच याद आई। और वह याद करती है। उसके मरते समय लूसियो उसे पकड़ के बोलता है रिया। प्रेजेंट में लूसियो चिल्लाते हुए बोलते है रिया। ये अपनी आंखें बंद करके खुद से बोलती है तुमने कैसे किया, मेरा नाम जाने वही, मैंने आपको कभी नहीं बताया। उसके आंसू उसके दर्द को जाहिर कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ एक महल, यहाँ पे बहुत तेज बारिश हो रही होती है। उसके अंदर एक औरत अपने कान को पकड़े हुए बोलती नहीं, उसके गुलाबी बाल होते हैं। तभी बिजली कड़कने की आवाज से चिल्लाते हुए बोलती नहीं। तभी एक आदमी घबराते हुए कमरे के अंदर आता है। उस औरत के पास जाते हुए बोलता है क्या तुम ठीक हो, मेरी तरफ देखो, मुझे तो ये आदमी आंख में लग रहा है। औरत उसका कपड़ा पकड़ के बोलती है हनी हमारा बच्चा रो रहा है। वह कहती रहती है कि उसे दर्द हो रहा है लेकिन मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। यह बात वो रोते हुए बोल रही होती है। मुझे क्या करना चाहिए, मुझे लगता है कि वह मुझे बुला रही है, हमारे बच्चे को, मुझे उसके साथ होना चाहिए। वह आदमी अपने होठों को काटते हुए बोलता है अपने बच्चे की सुरक्षा न कर पाने के लिए खेद है। उसे गले लगाते हुए बोलता है मैं वास्तव में माफी चाहता हूँ। फिर वह ठंडे स्वर में बोलता है बटलर सर झुका के बोलता है हाँ योर ग्रेस। वह आदमी बोलते है कैप्टन मेरिटा को यहाँ लाओ। सीन ड्यूक महल का होता है जहाँ पे बहुत तेज बारिश हो रही होती है। रिया को हील कर रहा होता है। रिया जिसकी हालत बहुत ही खराब होती है। ड्यूक रिया की हालत के बारे में पूछते हैं। रिंग बोलते हैं हिज ग्रेस आपके साथ ईमानदार होना आज की रात सबसे जरूरी है। यह सुनकर ड्यूक हैरान होते हैं। इस वक्त उनकी आंखें लाल होती है। ड्यूक चिल्लाते बोलते हैं आपने नहीं कहा कि वह खतरे से बाहर है, हालात गंभीर कैसे हो गए। सैलिन बोलता है जो इस बच्चे के साथ हुआ है एक मानव प्रकोप था। ज्यादातर मामलों में शरीर फट जाता है तो मृत्यु हो जाती है, फिर भी वह अपने अंगों के साथ जीवित है। यह एक चमत्कार है, शायद इसलिए क्योंकि उसने सभी को बचाने की पूरी कोशिश की। अगर वह अपने होश खो बैठी होती और हवेली के अंदर हो रही हलचल के आगे पूरी तरह से घुटने टेक चुकी होती, हाँ मौजूद सभी लोग विस्फोट में फंस गए होते, तो शायद उसने सहज रूप से रोकने की कोशिश की। सुनकर वह हैरान हो जाते हैं। यह सोचकर वह अपनी मुट्ठी बांध लेते हैं। उस समय वह सबसे ज्यादा पीड़ा में खुद रही होगी और फिर भी यह बच्चा। दूसरी तरफ दाना जो अपने कमरे में रो रही होती है
वह सिर्फ बार बार दीदी बोल रही होती है। उन्हीं की वजह से उसका चेहरा लाल हो गया होता है। वह बोलती है माँ मैं दीदी को देखूंगी, सचमुच बीमार होगी है ना। डचेस दाना को समझाते हुए बोलती है दाना रिया को आराम करने की जरूरत है, पहले रिया को आराम करने देते हैं ठीक है। डचेस बोलती है लूसियो मैं पहले दाना के साथ वापस जाऊंगी, कोई बदलाव होता है तो मुझे बता दे। लूसियो बोलता है ठीक है माँ। डचेस दाना को ले जा रही होती है। दाना बोलती है नहीं माँ। देखते हैं जैक जो भागते हुए जा रहा होता है, वह अपने सामने लूसियो को देखता है। वह परेशान होते हुए बोलता है माय लॉर्ड रिया कहाँ पर है अब। लूसियो बोलता है उसका उपचार हो रहा है अंदर। बोलता है क्या उसका शरीर ठीक है, कम से कम मुझे उसका चेहरा देखने दे। लूसियो उसकी बात का जवाब ना देके वहाँ से जाते बोलते अरे तुम भी जाके हेडमेट को बुलाओ। आदमी हड़बड़ाते हुए बोलते हाँ हाँ मैं समझ। अपने दांत पीसते हुए गुस्से से बोलते हैं मैं जरूर, इसके लिए मैं किसी को जिम्मेदार ठहराऊंगा। हम देखते हैं घटना को कुछ दिन बीत गए होते हैं। ड्यूक और डचेस रिया के कमरे में बैठे होते हैं। रिया धीरे धीरे होश में आ रही होती है। छत को देखते हुए बोलती ये है। रिया को होश में आता देख डचेस चिल्लाते बोलती है रिया तुम जग रही हो। डचेस की तरफ देखते बोलती है मैडम ये जगह योर ग्रेस का कमरा है, लेकिन मैं क्यों। डचेस बोलती है रिया तुम शांत हो जाओ, अभी तुम्हारा शरीर पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। तैलीन कमरे के अंदर आते हुए बोलते हैं हे भगवान बच्चा होश में आ गया है। डचेस तैलीन को रिया को देखने के लिए बोलती है। बोलता है हाँ मैडम कृपया चिंता न करें। जल्दी से माना क्रिस्टल निकालता है। रिया की जांच करने के बाद बोलते हैं मैंने ठीक होने का मंत्र डाल दिया है, लेकिन आप पूरी तरह ठीक नहीं हुई हैं। खासकर तुम्हारा गला पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, इसलिए सावधान रहे और अवश्य ये दवाई लें। ड्यूक बोलती है रिया ड्यूक की तरफ देखती है। वह बोलते हैं कि आपको याद है कि एक मानव विस्फोट हुआ था। सुनकर रिया हैरान होती है और बोलती है हाँ मुझे याद है। ड्यूक बोलते हैं क्या हुआ रिया, तुम फिर से बीमार महसूस कर रही हो। रिया बोलती है नहीं इसलिए क्योंकि मैं आभारी हूँ मेरा इलाज कराने के लिए और मुझे बाहर ना निकालने के लिए। सुनकर वे दोनों परेशान हो जाते हैं। ड्यूक हंसते बोलते हैं कितना बेतुका है। ड्यूक सभी लोगों को वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं। सभी लोग हाँ योर ग्रेस बोल के चले जाते हैं। ये आंख बंद करके सोचती है मुझे डांटने का समय आ गया है, हो सकता है कि ड्यूक निवास से मुझे बाहर निकाल दिया जाएगा, फिर भी मैं कम से कम दाना को अलविदा कहना चाहती थी। ड्यूक बोलते हैं रिया कि हम आपके इतने भी भरोसे लायक नहीं है बड़े। रिया को विश्वास नहीं हो रहा है ड्यूक क्या बोल रहे हैं। बोलते हैं आपने शुरू से ही हमें नहीं बताया, जिससे अलग राजधानी में नौकरों को यह नहीं पता था कि आप ड्यूकल हाउस में कैसे शामिल हुए। बेशक इसे लीक होने से रोकना दाना के खातिर था, लेकिन अगर मुझे पता होता कि आप इससे मुसीबत में पड़ जाएंगे तो मैं पहले ही कदम उठा लेता। अगर आपने सिर्फ हमें एक शब्द कहा होता। तो आगे कुछ बोलते इससे पहले वह शांत हो जाते हैं, क्योंकि रिया रोते हुए बोलती है मुझे माफ करना योर ग्रेस। रिया को गले लगा लेती है। अचानक डचेस के गले लगाने की वजह से रिया हैरान होती है। डचेस रिया को गले लगाकर बोलती नहीं रिया माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने कुछ भी नहीं कहा था तो भी हमें जाना चाहिए था। मुझे खेद है कि मैंने तुम्हें इस समस्या से पहले ही निपटने के लिए छोड़ दिया, ऐसा फिर कभी नहीं होगा। रिया बोलती है आप मुझे बाहर नहीं निकालोगे। डचेस रिया की तरफ देखते बोलती है बिल्कुल नहीं, आप किस बारे में बात कर रही है। रिया बोलती है मैं डर गई थी, सब मुझसे नफरत करते हैं, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं आप दोनों के लिए बोझ थी। और यह बोलते हुए कांप रही थी। ये बोलते हुए वो रोने लग जाती है। डचेस बोलती है हाँ अब से ऐसे ही चिल्लाते रहो, कहो कि तुम डरे हुए हो, मदद मांगोगे कि हम तुम्हारी मदद कर सके। ड्यूक की तरफ देखकर चिल्लाते हुए बोलती है और आपको क्या लगता है कि आप क्या कर रहे हैं, एक बच्चे को इस तरह डांट रहे हैं। जिस ड्यूक को माफी मांगने के लिए बोलती है। ड्यूक बोलते हैं रिया मुझे माफ करना, मुझे दूसरों की चिंता किए बिना केवल वही करो जो तुम चाहती हो, मैं काम करने की जरूरत नहीं है। शुरू से ही मैंने तुम्हें नौकरानी बनाने की इजाजत सिर्फ इसलिए दी थी क्योंकि तुम करना चाहती थी, मेरा कभी भी आपसे काम कराने का इरादा नहीं था। दाना के बगल वाले कमरे का इस्तेमाल करोगी, लेकिन हेडमेड इसका विरोध करेंगी। लेना को इस बार सजा दी जाएगी, इस बारे में चिंता मत करो। क्या मुख्य नौकरानी अवधि पर है। लूसियो ने हमारे लिए ये काम संभाला है। उन्होंने उन नौकरानियों से एक एक करके पूछताछ की जिन्होंने तुम्हें परेशान किया था, और इनमें शामिल सभी लोगों को उचित दंड दिया गया और फिर उन्हें बाहर निकाल दिया गया। डचेस बोलती हनी जैसे ऐसा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। रिया सोचती ऐसा क्यों, क्योंकि मुख्य नौकरानी ड्यूक की संपत्ति को सहारा देने वाले स्तंभों में से एक है। मैंने सोचा था कि उसके लिए ऐसा करना आसान नहीं होगा। ड्यूक बोलते खैर ऐसी बातों पे ध्यान मत दीजिए और सिर्फ ठीक होने पे ध्यान दीजिए। तभी दाना और एलन भागते हुए आते हैं। दाना रिया के पास आते हुए बोलती है दीदी अब तुम्हारा शरीर ठीक है, अब भी तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है। रिया मुस्कुराते हुए बोलती है हाँ मुझे कहीं दर्द नहीं हो रहा है, मैं ठीक हूँ माय लेडी। रिया सोचती है चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे अब दाना से अलग नहीं होना पड़ेगा। सभी लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं। सीन चेंज होकर ड्यूक महल का होता है। लूसियो सोफे पे लेटा होता है। वह अपने सर पे हाथ रखे हुए सोचता है इतनी पूछताछ के बाद भी मेरा गुस्सा शांत नहीं हुआ। मुझे उस बदमाश के सामने सभी को इकट्ठा करना चाहिए था और उसे घुटने टेकने पर मजबूर करना चाहिए था। अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह सोचते हुए वह सो जाता है। वह खुद को एक बगीचे में पाता है जहाँ पे एक लड़की बैठी होती है। लूसियो बोलता है कौन हो तुम। रिया उसकी आवाज सुन के पीछे पलट कर देखती है। वह बोलता है तुम मेरा नाम पुकारते रहे। मुझे अभी भी याद है वह पल जब मैं उस छोटे बच्चे से मिला। उसने जब रिया के बारे में पूछा होता है। रिया जब पलट कर लूसियो को देखती है। लूसियो रिया के बारे में सोचता है एक नवजात जानवर की तरह। मुझे अभी भी याद है जब मैं पहली बार उस बच्चे से मिला, वह इस दुनिया में किसी भी चीज से कमजोर दिख रही थी। वह दृश्य मुझे परेशान करता रहा। मैं अपने आप के खिलाफ वहीं रुक गया। मुझे इस बात से नफरत थी कि वह मुझे डर से कैसे देखती थी, लेकिन जब मैंने उसे खाना या दवा दी तब भी कुछ नहीं बदला। लेकिन एक दिन मैं जाते हुए सोच रहा था क्यों वह हमेशा मुझसे इतनी डरी हुई नजरों से क्यों देखती है। मैं हैरान हो गया था।
वह वहाँ से भाग रही होती है। जब वह लड़का उसे रुकने के लिए बोलता है, वह बिल्कुल मेरे बगल से भागती है, तो वो वहाँ से किसी न किसी तरीके से भाग जाना चाहती है। लड़का बोलता है एक भिखारी किसी की संपत्ति पर हाथ डालने की हिम्मत करती है। लूसियो उसका हाथ पकड़ लेता है। लूसियो के हाथ पकड़ने की वजह से वह लड़का दर्द में चिल्लाने लगता है। लूसियो गुस्से से बोलता है आप इस समय उस बच्चे के साथ क्या कर रहे थे, बोलकर वह उसका हाथ छोड़ देता है, जिसकी वजह से वो लड़का नीचे गिर जाता है। तुरंत ही मेरी नजरों से दूर हो जाओ, मैं इस तरह की बेइज्जती के लिए आपकी सजा के बारे में बाद में सोचूंगा। वह लड़का ये सुनकर भागते हुए माफी मांगता है। कि लड़की अपने साथ वाले लड़के से बोलती है लॉर्ड लूसियो अपने जैसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। फिर लड़की बोलती है उस बच्चे से उनका क्या रिश्ता है। वही बोलता है बिल्कुल नहीं। तभी लूसियो को रिया का ख्याल आता है। वह जल्दी से वहाँ से जाने लगता है, जिसकी वजह से वो लड़की से टकरा जाता है। वह बस रिया को पकड़ने के लिए भागा जा रहा था। भागते हुए सोचता है एक दिन जब मैंने उससे यूं ही पूछ लिया कि उसकी कोई इच्छा है, उसने मुझे बताया उसे कुछ बड़ा नहीं चाहिए। मैं बस इतना चाहती हूँ कि जब मैं बीमार हूँ तो कोई मुझसे पूछे कि आप ठीक है। ये बोलते हुए रिया मुस्कुरा रही होती है। लूसियो बोलता है ठीक है, आइए अब इस इच्छा को पूरा करें। आप भी जानते हैं ना दुनिया डरावनी चीजों से भरी हुई है, तो मेरे साथ आओ। अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो रास्ता कठिन नहीं होगा, डरो मत। यह बोलकर वह अपना हाथ आगे बढ़ाता है रिया को पकड़ने के लिए। तभी लूसियो की आंखें खुल जाती है। वह अपने सर पर हाथ रखते हुए बोलते ये सपना फिर से। वह सोचता है जब ये मेरे मन में हलचल मचा दे, जब मैं जगता हूँ तो मुझे इसके बारे में कुछ याद नहीं होता। हंसते हुए बोलता है मैं तो यह एक बुरा सपना बनना चाहता हूँ। सीन चेंज होकर एक कमरे का होता है। वह बेड बहुत ही सुंदर दिख रहा होता है। तेजा रिया को गोद में लेकर कमरे के अंदर आ रहा होता है। वह मुस्कुराते हुए बोलता है तुम्हारा स्वागत है तुम्हारे नए कमरे में रिया, सावधानी से नीचे आओ। यह बोलकर उसे बेड पे बिठा देते हैं। रिया उन्हें धन्यवाद बोलती है। राना हंसते हुए बोलती है दीदी कैसा है कमरा, कितना साफ है। रिया बोलती है हाँ मुझे ये पसंद है, बिस्तर बहुत मुलायम है। एलन बोलता है ये लो तुम्हारा गिफ्ट। रिया बॉक्स को लेकर धन्यवाद बोलती है। जब रिया बॉक्स को खोलकर देखती है उसमें ड्रेस और लेटर होता है। ये उन्हें देखकर हैरान होती है। एलन बोलता अपना धन्यवाद माँ को दो, मुझे नहीं, उन्होंने ये खुद ही व्यवस्थित किया है। ये बोलती हाँ बहुत धन्यवाद, मैं इस तोहफे का बदला कैसे चुका पाऊंगी। एलन बोलता चुकाना है तो बस जल्दी से बेहतर होने पे ध्यान दो। एना बोलती दीदी जब हम करीब आ गए हैं तो मेरे साथ और ज्यादा खेलना। ये बोलती जरूर, एक बार पूरी तरह से ठीक हो जाऊँ मैं आपकी पसंदीदा टन चॉकलेट फिर से बनाऊंगी। लूसियो कमरे के अंदर आते हुए बोलता है लेकिन उसका शरीर पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, क्या इस तरह हंसना शोर मचाना ठीक है। कुछ लोग लूसियो को वहाँ देख के हैरान होते हैं तो कुछ खुश होते हैं। तेजा बोलते यंग ड्यूक आप यहाँ। ये बोलती हेलो यंग मास्टर आप यहाँ क्यों आए। लूसियो किताब देते हुए बोलता है मैं वह किताब लाया जो आप पहले पढ़ रहे थे, मैंने सोचा कि बिस्तर पे पड़े पड़े बोर हो जाओगी। ये किताब लेकर लूसियो को धन्यवाद बोलती है। में इसे यहाँ लेके आ रहे हैं। लूसियो रिया का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए बोलता है मैं आखिरकार आप पे थोड़ा भार डालने में कायम हो गया। और फिर भी रिया को समझ नहीं आ रहा होता है लूसियो क्या बोल रहा है। ऐसा लगता है कि आप किसी भी पल झपट पड़ेंगे, तो इस तरह से कोई काम कैसे कर सकते हैं। जैक जो लूसियो को रिया का हाथ पकड़े हुए देख रहा होता है, लेकिन वह कुछ बोलना चाहता था लेकिन बोलता नहीं है। रिया सोचती बिना किसी शर्म के ऐसे कैसे कर सकता है। ये बोलती कृपया यंग मास्टर अपना हाथ। लूसियो रिया को चाबी देते हुए बोलते ये लो, ये मुख्य लाइब्रेरी की चाबी है। ये बोलती है लेकिन आप मुझे ये क्यों दे रहे हैं। लूसियो बोलता है मैं जल्दी ही एकेडमी चला जाऊंगा, जब मैं चला जाऊँ तो आप इसे अपने पास रखें, जब तक मैं दूर हूँ इसे संभाल के रखना। ये कुछ बोलती है। लूसियो आगे बोलता है जब चाहे इसे खोले और आराम महसूस करें, अगर आपको इसकी जरूरत नहीं है। ये सुनकर रिया जल्दी से अपने हाथ पीछे करके सर घुमाने लगती है। नहीं विचारशील होने के लिए धन्यवाद। और वह चाबी को देखते हुए सोचती है अब मैं और किताब पढ़ सकूंगी। सुनकर लूसियो मुस्कुरा देता है। कुछ दिनों बाद का होता है। रिया अंगड़ाई लेते बोलती है ये एक बहुत अच्छी नींद थी। बाहर देखते सोचते आज का मौसम अच्छा है, लेकिन मुझे हैरानी है कि क्या मैं आज बाहर जा पाऊंगी। जब सभी लोग मुझसे मिलने आए डचेस का धन्यवाद, जिन्होंने न केवल मुझे कमरे से बल्कि बिस्तर से भी बाहर नहीं निकलने दिया जब तक मैं पूरी तरह ठीक नहीं होगी। मैं कई दिनों से बिल्ली की तरह रह रही हूँ। ये सोचती है आरामदायक है जब तक दर्द नहीं हो रहा, केवल एक जगह रहना ही मुझे बेचैन कर रहा है। मुझे लगता है मैं बाहर जा सकती हूँ लेकिन क्या बहाना बनाऊं। तभी रिया की नजर टेबल पर रखे पत्र पे जाती है। कमरे के बाहर निकलते हुए बोलती है कल रात मैंने आखिरकार बियांका को उत्तर लिखा, तो मैं मैडम से आज ही भेजने के लिए कहूंगी। तभी रिया को एक लड़की झाड़ू लगाते हुए दिखती है। मैं रिया के बारे में पूछती हूँ क्या उसे बाहर निकलने की अनुमति है। रिया बोलती है हाँ डॉक्टर ने कहा कि अब मैं चल फिर सकती हूँ। वह लड़की मुस्कुराते हुए बोलती है मैं देख रही हूँ राहत की बात है, तो फिर सावधानी से जाओ। यह भी उसे धन्यवाद बोलकर वहाँ से चली जाती है। वह सोचती है आखिरकार हुआ क्या, यहाँ तक कि जो नौकरानियां मेरा ख्याल रखती हैं और वह सभी जिनसे मैं मिलती हूँ, जब मैंने कमरा बदला तो उनका रवैया बदल गया। उन्होंने मेरे साथ दयालुता से व्यवहार किया, फिर भी मैं वही व्यक्ति हूँ जो नरम पड़ गई। यह सोचते हुए कमरे के बाहर पहुंच गई होती है। देखते दरवाजा तो खुला हुआ है। उसे ड्यूक की आवाज आती है जो कहते हैं मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। रिया के हाथ वहीं पे रुक जाते हैं। कमरे में सभी लोग मौजूद होते हैं। ड्यूक बोलते हैं ये हमारे परिवार के बारे में है। रिचर्ड बोलती है आप सभी जानते हैं रिया एक अच्छी बच्ची है और दयालु भी है। सुन के एलन बोलता है थोड़ी बेवकूफ है लेकिन फिर भी वीडियो को उसे रोक देते हैं। रिचर्ड बोलते हैं वैसे भी मैंने इस मामले में बहुत सोचा, रिया को सिर्फ इसलिए चोट पहुंचाई गई और परेशान किया गया क्योंकि वह अनाथ है। ये बहुत गलत बात है। मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि अब से ड्यूकल हाउस में कोई ऐसी घटना ना घटे, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि रिया को
बाहर भी ऐसा अनुभव ना हो। एलन बोलता है क्या आप उसे बाहर भगाने की कोशिश कर रहे हो? वह एक छोटा सा बच्चा एक दिन भी बाहर नहीं टिक पाएगी और दाना उसके साथ कितना अच्छा व्यवहार करते हैं, हमें छोड़कर क्यों जाना चाहेगी? डचेस बोलती है सच है, हमें उसे दूर भेजने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन ये मुमकिन है कि रिया खुद ही जाना चाहे, क्योंकि हमें अभी तक नहीं पता रिया क्या सोचती है। एलन बोलता है हाँ माँ को ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा सिर्फ तभी है जब जरूरत पड़े। मेरा मतलब ये है कि क्या हम रिया को अपने परिवार का हिस्सा मान ले? ये सुनकर लूसी हैरान होते हुए बोलती है आपका मतलब? ड्यूक बोलते हाँ, मैं रिया को कानूनी तौर पर गोद लेना चाहता हूँ, उसे एलाइड का उपनाम देना और उसे ड्यूकल परिवार का सदस्य बनाना, ताकि कोई भी उसे नीचे नजरों से ना देख सके और वह गर्व के साथ जी सके। दाना बोलती है क्या गोद लेना? डचेस बोलती है इसका मतलब है कि रिया तुम्हारी असली बड़ी बहन बन जाएगी। दाना बोलती है असली बड़ी दीदी? हमारी दाना को तो रिया सचमुच पसंद है ना? वो पलकों में दाना के सर पर हाथ रखती हैं। दाना बोलती है हाँ मैं उसे पसंद करती हूँ। ये बोलते हैं ऐसा लगता है कि दाना उसके पक्ष में है, तो आप दोनों का क्या? एलन को देखते हुए बोलते हैं अगर आप भी सहमत हो तो रिया आपकी छोटी बहन बन जाएगी। एलन बोलता है छोटी बहन? लूसी जिसे ये बातें सुनकर अच्छी नहीं लगती वह बोलता है ये पसंद नहीं है, मैं उस बच्चे को गोद लेने के लिए मना करता हूँ। डचेस बोलते है क्या कर रहे हैं लूसियो, मेरे लिए सिर्फ दाना ही मेरी छोटी बहन है, बस बहुत हुआ। रिया जिसने ये सारी बातें सुन ली होती है उसके हाथों से पत्र गिर जाता है। ये सुनकर उसे रोना आ रहा होता है। वह सोचती है उन्होंने गोद लेने के लिए विचार किया, उसके लिए मुझे आभारी होना चाहिए, लेकिन फिर लूसियो की बात याद आती है, ये आखिरकार नाराजगी में बदल जाएगा। सोचते उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। अपनी भावनाओं को रोकते हुए बोलती मैं क्या सोच रही हूँ, क्या मुझे उससे नाराज होने का हक है? बिल्कुल हास्य जो मुझे दयालुता प्राप्त हुई है वह बहुत बड़ा है, कि मैं पहले इस चीज से गुजर चुकी हूँ। मैं अब भी यही उम्मीद करती हूँ कि शायद इस बार कुछ अलग होगा। मैं इन भावनाओं को प्रकट करके उन्हें असहज नहीं करना चाहती। मुझे सचमुच अपने पैरों पर होने के लिए तैयार होना होगा। मैं सोचते हुए वो वापस अपने कमरे में चली जाती है। इन कुछ दिनों बाद का होता है, ये डचेस को पत्र देती है प्रियंका को देने के लिए। डचेस पत्र को देखते हुए बोलती है मैं जितना समय सोचा था उससे ज्यादा समय लग गया है, ये लिखना मुश्किल था। बोलती इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, मुझे बेल्स की डची के बारे में जो पता चल जाता है इतना मैंने ज्यादा जाना, इतना ज्यादा मैंने देखा कि ये वास्तव में सुंदर और अद्भुत जगह है। डचेस बोलती है अच्छा ऐसा है? फिर भी किसी भी संयोग से एलन उन्हें बताता है कि गाड़ी आ गई है, आइए हम मिलकर स्वागत करने चले। जाता जल्दी ही समय बीत गया और वह दिन आ गया जब लुइस को एकेडमी जाना था। लूसी को अलविदा करने के लिए रिया, एलन, डचेस आए होते हैं। डचेस बोलती है लूसी और रास्ते में अपना ध्यान रखना। ये केवल थोड़ा सा समय था, लेकिन मुझे लगता था कि मुझे हमारे साथ बिताए गए 4 समय याद आएगी। लूसी बोलते त्योहार शुरू होने पर हम एक दूसरे से फिर मिलेंगे, इसलिए ज्यादा दुखी मत होइए। सोचिए एलन कितना उत्साहित था, कह रहा था कि हम साथ चलेंगे। सबके दौरान हमेशा एकेडमी लोगों से भरी रहती है जो किसी सोच में खोई होती है। एलन उसके सामने आते हुए बोलता है इस जगह को अपने घर की तरह समझो। ये लूसियो की तरफ देखते हुए बोलती हूँ। लूसियो मुस्कुराते हुए रिया के बाल कान के पीछे करते हुए बोलता है सचमुच आपका यहाँ होना अच्छा लगता है, तो अब से हमेशा यही रहो। लूसियो पलटकर गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए बोलता है बाहर जाने का समय हो गया है। नाइट बोलता हाँ यंग मास्टर। गाड़ी वहाँ से चली जाती है। एलन बोलता है अक्सर संपर्क में रहो, ठीक है, रोइए मत भाई, दाना जल्दी ही तुमसे मिलने आएगी। रिया गाड़ी को जाता देखते हुए बोलती है क्यों? उन्होंने कहा कि वह नहीं चाहते कि हम परिवार बने। कहा कि दाना का ही बहन के रूप में होना काफी है, फिर भी वो अब चाहते कि मैं यहीं रहूं। लूसियो वह मन में ही बोल रही होती है, रेडियो के स्टेट से निकल रही होती है। लूसियो गाड़ी के बाहर देखते हुए बोलता है सचमुच ये नहीं समझ सकता कि आपके दिल में क्या है। इसका फर्स्ट सीजन खत्म होता है, मुझे बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी।